गुड इवनिंग बच्चों। साइंस की सीरीज में आज हम लोग सेकंड चैप्टर लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे आइज एंड द कलरफुल वर्ल्ड। फर्स्ट चैप्टर में हमने रिफ्लेक्शन से रिलेटेड एक टॉपिक खत्म किया था, जिसको आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, है ना। आज हम लोग सेकंड टॉपिक के साथ यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करेंगे, है ना, आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो पहला क्वेश्चन तुम सबके लिए, आई क्या होता है? बॉडी का वो स्ट्रक्चर जो कि हमको मिरर में टच करता है, वो एक ऐसा बॉडी पार्ट है जिससे हम देख सकते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक तरह का लिविंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी हमारे टिश्यूज हमारे सेल से बना हुआ एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कैमरा होता है, ठीक ना, कैमरे की तरह हमारा आई है। बस डिफरेंस ये है कि कैमरा जो होता है वो परमानेंट इमेज फॉर्म करता है और आई जो है वो टेम्पररी इमेज फॉर्म करता है। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आई टेम्पररी इमेज फॉर्म करता है, आई क्या करता है? आई टेम्पररी इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। और जो कैमरा होता है वो परमानेंट इमेज फॉर्म, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर टेम्पररी, क्योंकि कैमरा जो परमानेंट इमेज है, हम उस इमेज को प्रिंट कर सकते हैं, बट आई की इमेज को फॉर्म कर सकते हैं, मतलब प्रिंट कर सकते हैं नहीं। तो अगर आई टेम्पररी इमेज फॉर्म कर रहा है तो टेम्पररी मतलब कितना देर तक जो इमेज बनेगी आई के लिए वो कितने देर के लिए बनेगी हमारी आंखों को? 1/16 सेकंड्स। 1/16 सेकंड के लिए बनेगी, यानी इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 0.06 सेकंड के लिए बनेगी, ठीक है। तो अगर एक सिंपल सा कंसेप्ट यहां और देखें कि अगर 0.06 सेकंड है, ठीक है, मान लो मैंने तुम्हें देखा, तुरंत मैंने इमेज अपने आप को शिफ्ट कर दिया, आई को मैंने शिफ्ट किया, अब मैं उसको देखा, फिर मैं सिद्धि को देखा, अब कंटीन्यूअसली चेंज कर रहा हूं मैं। अगर ये रोटेशन विद इन 0.06 सेकंड से पहले हो जाए, अगर 0.06 सेकंड से पहले हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या मुझे आराध्या दिखेगी, अनुष्का दिखेगी या कोई और दिखेगा? जैसे बचपन में हम एक गेम खेलते थे, है ना, आजकल तो मुझे दिखते नहीं है, लेकिन एक गेम खेलते थे हम लोग, एक स्टिक होता था, उसके ऊपर एक कॉइन लगा होता था, कॉइन टाइप का कुछ रहता था, इसमें एक तरफ एक बर्ड होती थी और इसका दूसरा फेस में एक पिंजरा बना होता था। इस तरह के पिंजरे बनते थे। तो जब उस स्टिक को हम लोग बहुत फास्ट ऐसे मूव करते थे तो उस कंडीशन में क्या होता था? अब बर्ड और जो नेट है दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल साइंस का में नहीं है वाला, हाँ, बहुत लोग जानते भी हैं। हाँ। तो जब हम उसको बहुत फास्ट रोटेट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो इमेज होते हैं 0.06 सेकंड से पहले चेंज होते हैं। तो जब 0.06 सेकंड से पहले चेंज होंगे तो उस कंडीशन में ये दोनों मिक्स हो जाएगा और फाइनल जो इमेज बनेंगे वो हमारे इस तरह के बनेंगे। एक नेट होगा और उसके अंदर तुम्हें चिड़िया दिखाई देगी इस तरह से। इसे बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। इसे क्या बोलते हैं? परसिस्टेंस ऑफ विजन, जिसका मतलब है आंखों का धोखा। और ये क्यों होता है? ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ इमेज और इल्यूजन फर्क, परसिस्टेंस ऑफ, जो आप इमेज बोले परसिस्टेंस ऑफ इमेज और इल्यूजन बोले फर्क है या फिर दोनों? इसको परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं, मतलब आंखों का धोखा है, देखने में एक तरह से धोखा हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ये दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों इमेज अलग है, लेकिन वो इतनी फास्ट मूव की कि हमें दोनों इमेज एक साथ दिखाई दी। जैसे आप लोग ट्रेन में बैठे होंगे, कई बार जब हम एक ट्रेन से मूव कर रहे हैं, बगल से एक और ट्रेन गुजर रही है, तो आप ध्यान से देखना कि सामने वाली ट्रेन में
जो मिरर लगा होता है, जैसे कई बार एसी बोगी में मिरर लगे होते हैं, तो वो बहुत फास्ट चेंज होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, जो आगे गुजर चुका इमेज है और जो नेक्स्ट आने वाला इमेज है, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो कई बार ये कंडीशन भी हमें ट्रेन में भी दिखाई देता है। जब कोई फास्ट मूविंग ट्रेन बगल से गुजर जाए तो उस कंडीशन 2-3 इमेज एक साथ मिक्स हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो इल्यूजन क्या है? इल्यूजन जो होता है, जैसे रिफ्लेक्शन में आप लोग पढ़े होंगे कि डेजर्ट में पानी, मतलब डेजर्ट में कहीं पे जैसे जो वहां के पेड़ होते हैं, हाँ, जो पेड़ होते हैं वो कई बार उल्टे दिखते हैं। जैसे मान लो ये डेजर्ट, ठीक है, अब ये डेजर्ट है, ये मान लो हमारा ऊंट है, ये उसकी पूंछ, और इस ऊंट पे बैठी हुई हमारी सिद्धि है, ठीक है। अब ये 2-4 दिन की प्यासी है, ठीक है। अब ये दूर में एज्यूम करो उसे एक इमेज ऐसा दिखाई दे रहा है, उसे एक इमेज कैसा दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, यहां पर कोई पेड़ है, ठीक है, लेकिन थोड़ा और करीब आई या उस कंडीशन में उसे एक इमेज ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों दिख रहा है? ये तभी होता है जब ये वाटर इमेज बनता है। ये क्या बन रहा है, वाटर इमेज, मतलब ऊपर जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर का जो इमेज है ट्री का, वो सरफेस के नीचे भी दिखाई दे रहा है। ये उसी कंडीशन में होगा, या तुम मुझे अभी सामने देख रहे हो और मेरे पैर के नीचे एक और इमेज है, वो कब पॉसिबल है, जब नीचे पानी हो, तब मैं वहां पे कैसा दिखूंगा, उल्टा दिखूंगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन, इसी को क्या बोलते हैं, इल्यूजन बोलते हैं। और ये क्यों होता है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और पीने मत चल जाना, कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे आई। तो आई क्या होता है, एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, जिसका काम होता है इमेज फॉर्मेशन करना और किसी सामने वाले ऑब्जेक्ट को देखना। तो रिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़े हो, रिफ्लेक्शन भी पढ़े हो ना। हमारी आंखों में कौन सा लेंस यूज होता है, कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, कन्वेक्स। दोनों नहीं होता, दोनों नहीं होता। होता क्या है, देखो ये कन्वेक्स लेंस है। जो कन्वेक्स लेंस होते हैं वो पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज होते हैं। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये मान लो नियर के किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, ये जो लेंस है ये नियर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज होता है। लेकिन यही ऑब्जेक्ट अगर हमसे बहुत दूर हो जाए, मान लो यहां पे एक ऑब्जेक्ट, तो लेंस कैसा हो जाएगा, फिर स्ट्रेच हो जाएगा, यानी ये लेस कन्वेक्स है, यानी थोड़ा सा कनकेव नेचर का रहते कन्वेक्स ही है, लेंस में कोई चेंज नहीं होता। वो एज्यूम करो अभी ऐसा है तो ये ज्यादा कन्वेक्स। लेकिन मान लो मुझे दूर का ऑब्जेक्ट देखना है, तो मैं क्या करूंगा, अपने आईलिड को स्ट्रेच करूंगा। जैसे अभी तुम पास हो तो मैं तुम्हें नॉर्मल देख रहा हूं, तो इससे क्या हो रहा है, मेरी सिलियरी मसल नॉर्मल है। लेकिन जब मैं किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखूंगा तो अपने सिलियरी मसल को मैं क्या करूंगा, ऐसे करके स्ट्रेच करूंगा दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो जो मेरा ये कन्वेक्स लेंस है वो स्ट्रेच होकर कैसा हो जाएगा, थोड़ा लेसर कन्वेक्स हो जाएगा, यानी इसको स्लाइटली कनकेव मान सकते हैं। ये ज्यादा कन्वेक्स था, ये कम कन्वेक्स है, इसका मतलब ये थोड़ा सा कनकेव नेचर आ जाता है, ऐसा समझ के चलो। तो हमारे आई में कन्वेक्स लेंस होता है और कन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन होता है, बस उसका फोकल लेंथ चेंज करके हम लोग पास या दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन ऑफ आई। इसी को हम क्या बोलेंगे, एकोमोडेशन ऑफ आई। तो शुरू करें। तो सबसे पहले हम लोग आई समझते हैं, उसके सारे पार्ट्स
फिर उसका फंक्शन देखेंगे, ठीक है। कई बार आपके एग्जाम में ना डायरेक्ट लेवल डायग्राम बनाने के क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो डायग्राम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, इसके सारे पार्ट्स मेरे याद रखना, ठीक है ना। इसके बाद ये सीरियली मशल होते हैं, ये लेंस होता है, ठीक है। ये रेटिना पार्ट में थोड़ा सा बल्ज होता है जिसकी वजह से यहाँ इमेज फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो सारे पार्ट्स को फटाफट देख लेते हैं। ये पार्ट है कोरोइड। अब होता क्या है कि जो आईबॉल होते हैं वो हमारे आई सॉकेट में फिट होता है ना। तो जो सबसे एक्सटीरियर पार्ट होता है जो व्हाइट कलर का होता है इसको बोलते हैं स्क्लेरा। इसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। ये कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। क्यों व्हाइट कलर का होता है? ताकि बाहर से आने वाली जो भी एक्सेस लाइट्स हैं उनको वो क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। और लाइट कहां से एंटर करती है आई के अंदर? सामने की कॉर्निया से। तो हमारा जो ये स्क्लेरा होता है, पूरा आईबॉल है स्क्लेरा। तो इस स्क्लेरा के एक पार्ट में या सामने के फ्रंट पार्ट में थोड़ा बल्ज आउट होता है, मतलब बाहर की तरफ थोड़ा निकला हुआ पार्ट होता है और ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो लाइट यहीं से एंटर करती है, लाइट कहीं और से एंटर नहीं कर सकती, ठीक है। पूरी तरह से ओपेक होता है और व्हाइट कलर का होता है। दूसरा, यहां पे जो सामने का पार्ट में दिख रहा है ना, ये क्या है? कॉर्निया। ये क्या है? कॉर्निया। फिर उसके पीछे तुम्हें कुछ कलरफुल पार्ट दिख रहे होंगे। ये क्या होता है? ये एक तरह का पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं आइरिस। उसको क्या बोलते हैं? आइरिस। इसके बाद रेड कलर, अच्छा इसके बीच में जो होल होता है, यहां पे तुम्हें होल दिख रहा है, इस होल को बोलते हैं प्यूपिल। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? प्यूपिल। और इसके पीछे एक मसल तुम्हें दिख रहा होगा रेड कलर का, इस मसल को बोलते हैं सिलियरी मसल, ठीक है। और यहां पे जो तुम्हें पर्पल कलर में दिख रहे हैं ये होते हैं लेंस। ये कौन से होते हैं? आई लेंस, ठीक है। कोई डाउट? चलिए इसके बाद थोड़ा पीछे आओ तो यहां पे पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रेटिना, जहां इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। और इस पार्ट को बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व या ऑप्टिक नर्व। ये जो ऑप्टिक नर्व होते हैं ये ब्रेन को कनेक्ट करते हैं आई से, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आई रिसीव कर रहा है उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करके हमारा ब्रेन समझ सकता है, ठीक है, उसके हिसाब से रेस्पॉन्ड करे, ठीक है। ये हो गया। रेटिना में दो पार्ट होते हैं, एक होता है येलो स्पॉट और एक होता है ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। रेटिना में दो पार्ट होते हैं, एक होता है येलो स्पॉट और एक होता है ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। जो इमेज फॉर्मेशन होता है ना, जो भी इमेज फॉर्मेशन होते हैं, जैसे यहां होता है, तो यहां होता है येलो स्पॉट। हाँ, रेटिना का वो पार्ट, ये पूरा रेटिना है, ये पार्ट रेटिना है। तो रेटिना का वो पार्ट जहां इमेज फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं येलो स्पॉट, ठीक है। और रेटिना का वो पार्ट
जहां पे अगर इमेज फॉर्मेशन होंगे तो वो हमें दिखाई नहीं देगा, तो उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लाइंड स्पॉट। यानी रेटिना का वो पार्ट जहां पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? येलो स्पॉट। और रेटिना का वो पार्ट जहां पे इमेज फॉर्मेशन नहीं हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है। अच्छा, यहां पे दो टाइप के लिक्विड भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। पहला इस पार्ट में होता है जिसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर। और दूसरा देखो, ये जो विट्रस ह्यूमर होता है वो लेंस और रेटिना के बीच वाले स्पेस में रहता है, रेटिना और लेंस के बीच वाले स्पेस में। तो कई बार आपको एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि रेटिना और कॉर्निया के बीच में, सॉरी, लेंस और कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है वो कौन सा है, या फिर लेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है वो कौन सा है और उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फंक्शन अभी बताऊंगा मैं। और इस पार्ट में देखो, ये लेंस है, लेंस और कॉर्निया के बीच में भी एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस लिक्विड को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर। कोई डाउट? तो ये तुम्हारे पूरे आगे की लेवलिंग खत्म हो गई है ना। अब फटाफट इसके फंक्शन समझो। सबसे पहले आता है कॉर्निया, है ना। कॉर्निया क्या होता है? ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है स्क्लेरा का, जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जहां से लाइट एंटर करती है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। और ये फर्स्ट पास होता है हमारे आई में लाइट के एंटर करने के लिए, मतलब एक तरह से पहला गेट है, पहला पासेज, ठीक है, पहला पैसेज। उसके पीछे होता है एक कलरफुल पिगमेंट होता है, आप अपने आंखों में देखे होंगे ब्लैक ब्लैक या ब्राउन कलर के कुछ कलरफुल पार्ट दिखाई देते हैं। हम किसी की भी आंखें देखते हैं तो हमें ब्लैक दिखाई देता है नॉर्मली। आप थोड़े पास से खुद को देखोगे आईने में तो या तो आपकी आंखें ब्लैक दिखेगी या ब्राउन दिखेगी या कोई दूसरी कलर होगी। तो ये कलरफुल पिगमेंट की वजह से होता है। और इसका काम क्या होता है? तो जब हाई इंटेंसिव लाइट एंटर करती है हमारी आंखों में, जब भी बाहर से लाइट एंटर करता है, तो अगर लाइट कम इंटेंसिटी का है तो उस कंडीशन में हमारे जो प्यूपिल होते हैं, जो प्यूपिल मतलब जो ये बीच के होल है आइरिस के बीच में, आइरिस ये एज्यूम करो ये जो हेड है आइरिस, तो आइरिस के बीच में जो होल है ये प्यूपिल है। तो अगर प्यूपिल बड़ा होगा तो इन जो लाइट होगी वो ज्यादा एंटर करेंगी, ठीक है। वहीं पे अगर मान लो जैसे ये आइरिस फैल गया और अब प्यूपिल कैसा हो गया? छोटा, तो उस कंडीशन लाइट कम एंटर करेंगे। अगर और छोटा हो गया तो लाइट और कम एंटर करेंगे। यानी अगर हम ब्राइट लाइट में, ज्यादा लाइट में, तो उस कंडीशन में आंखों में जो इमेज बनेगा, हाँ बोलो, प्यूपिल छोटा हो जाएगा ब्राइट लाइट में, ठीक है ना। और वहीं पे अगर डिम लाइट होगा, जैसे रात के अंधेरे में देखना, आप अपने कमरे में लाइट बंद करते होगे तो कुछ देर बाद आपको उस कमरे में फैन, अलमीरा कहाँ है, आपका कंप्यूटर कहाँ है, आपका टेबल कहाँ है, आपके बैग्स कहाँ है, मोबाइल कहाँ है, बिना लाइट के दिख जाता है। इसकी वजह से दिख जाता है हमारे प्यूपिल की वजह से, क्योंकि जब भी हम आंखों में लाइट मारते हैं जो प्यूपिल होता है वो छोटा हो जाता है, यानी आइरिस फैल जाता है। आइरिस फैल जाएगा, प्यूपिल छोटा हो जाएगा। जैसे एज्यूम करो ये प्यूपिल है, ठीक है। अब ये क्या है? डिम लाइट है। तो डिम लाइट में ये क्या हो गया? कलरफुल पिगमेंट है, हो गया। तो ये पार्ट हो गया प्यूपिल। तो अभी प्यूपिल कैसा दिख रहा है? बड़ा बड़ा दिख रहा है। और ये कौन सा है? डिम लाइट में, ठीक है। लेकिन कुछ देर बाद अब प्यूपिल कैसा दिख रहा है? क्यों छोटा हो गया? क्योंकि ब्राइट लाइट में। ये कौन सा लाइट में? ब्राइट लाइट में। तो ब्राइट लाइट में प्यूपिल छोटा हो जाएगा,
और डिम लाइट में वही पिupil बड़ा हो जाता है। तो क्वेश्चन आपसे ना उल्टा पूछता है कि ब्राइट लाइट में आपका आइरिस का क्या कंडीशन रहता है, तो आइरिस सिकुड़ जाता है। देखो एक चीज समझना, हाँ ब्राइट लाइट को सिकुड़े, ब्राइट लाइट में वो फैल जाता है, फैल जाएगा तो होल छोटा दिखेगा, और डिम लाइट में जो आइरिस होती है वो सिकुड़ जाती है, तो उस समय होल आपको बड़ा दिखेगा। डिम लाइट में आइरिस सिकुड़ जाता है तो होल आपको बड़ा दिखेगा, अब ब्राइट लाइट में आइरिस फैल जाता है। अरे बच्चों देखो, ये मान लो आपका क्या है, प्यूपिल है, मतलब आइरिस है, कलरफुल पार्ट है। कुछ देर बाद जब ज्यादा लाइट होगा तो ये क्या करेगा, बीच का होल क्या हो गया, छोटा हो गया। अभी बीच का होल उससे पहले कैसा था, बड़ा था। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आइरिस फैल रहा है तो प्यूपिल छोटा हो रहा है, इसमें आइरिस सिकुड़ रहा है, सिकुड़ रहा है मतलब पीछे की तरफ जा रहा है, उस कंडीशन में होल कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बोलो समझिए। तो ये आपका हो गया डिम लाइट और ये हो गया आपका ब्राइट लाइट। कोई डाउट, समझ गए। तो ये हो गया हमारा क्या, पहला तो लेंस हो गया, कॉर्निया हो गया, फिर आइरिस हो गया, फिर प्यूपिल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है सिलियरी मसल। तो इसके पीछे एक मसल होते हैं, ये मसल क्या करते हैं, लेंस को होल्ड करके रखते हैं। हमारे जो लेंस होते हैं आंख में, वो आंख के लेंस कैसे होते हैं, मस्कुलर लेंस होते हैं, ट्रांसपेरेंट मस्कुलर लेंस, ठीक है। और ये दो मसल से अटैच रहते हैं, वो एक मसल से अटैच रहते हैं, वो मसल क्या कहलाता है, सिलियरी मसल। तो ये मसल एक्चुअली क्या करता है, जैसे एज्यूम करो ये क्या है आपका लेंस है, तो ऊपर और नीचे जो मेरे दो हाथ है, एज्यूम करो ये क्या कैसा दिखाई दे रहा है, ये सिलियरी मसल। तो अगर मैं इसको स्ट्रेच करूंगा, जैसे मेरी आंखें अगर ऐसे चौड़ी हुई, चौड़ी हुई मतलब मैंने क्या किया, अपने जो सिलियरी मसल थे उसको मैंने स्ट्रेच किया, तो स्ट्रेच किया तो जो मेरी लेंस थी वो ज्यादा स्ट्रेच होगी कि नहीं। वहीं पे अगर मैं रिलैक्स करूंगा अपनी आंखों को, जैसे नॉर्मल छोड़ूंगा, तो वापस से लेंस ऐसे होगा, फिर स्ट्रेच करूंगा ऐसे, फिर रिलैक्स ऐसे, स्ट्रेच ऐसे, ये चलता है। तो सिलियरी मसल फोकस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। हाँ बोलो। बिल्कुल जैसे रबर बैंड होते हैं, है ना। तो एक तरह से सिंपल में ये समझो कि जो सिलियरी मसल वो क्या करता है, हमारे फोकल लेंथ को कंट्रोल करता है, हमारे लेंस की फोकल लेंथ को कंट्रोल करता है। कौन, सिलियरी मसल। सिलियरी मसल स्ट्रेच होगा। हाँ, तो फिर चश्मा का जो चश्मा तभी लगता है जब आपके लेंस से इमेज प्रॉपर्ली रेटिना पे फॉर्म नहीं होगी। हाँ, अगर सिलियरी मसल हमारे आईज की इमेज के डिस्टेंस को अगर कंट्रोल करता है, हाँ। तो फिर लेंस क्या करता है। मैं आऊंगा तो अगली बार जब हम आई डिफेक्ट के बारे में देखेंगे तो उस कंडीशन में बताऊंगा कि कौन से लेंस कब किस कंडीशन, जैसे मायोपिया में कौन से लेंस लगेंगे, हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस लगेगा, वहां पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये चीजें क्लियर है, लेंस और सिलियरी मसल। तो सिलियरी मसल क्या करता है, लेंस के फोकल लेंथ को कंट्रोल करता है। और फोकल लेंथ के बारे में ऑलरेडी हम लोग रिफ्लेक्शन में भी पढ़े और रिफ्लेक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और लेंस क्या करता है, तो लेंस का मेन ही काम होता है इमेज को रेटिना पे फॉर्म करना, इमेज को रेटिना पे फॉर्म करना। कोई डाउट, आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है कोरोइड। तो ये स्क्लेरा है, स्क्लेरा के अंदर एक लेयर होता है कोरोइड। तो ये जो कोरोइड होते हैं ये क्या करते हैं, जो एक्सेस लाइट होता है, जो हमारी आंखों में एक्सेस लाइट एंटर कर रहा है, उस एक्सेस लाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि ब्लैक कलर का एक लेयर होता है आंखों के अंदर, जो हमारी आंखों के अंदर एंटर करने वाले एक्सेस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि आंखों के अंदर कोई स्कैटरिंग ना हो, कोई डिस्पर्सन ना हो, मतलब इस तरह की इश्यू ना है। जैसे क्या होगा ना, अगर मान लो जैसे ब्लैक लेयर ना हो तो लाइट, अगर एक्सेस लाइट जो भी आंखों के अंदर जा रहा है वो आंखों के अंदर जो सेल्स हैं, जो आई बॉल जो है, जो स्क्लेरा है अंदर के लेयर से वो रिफ्लेक्ट करेगा, टकरा। इससे क्या होता है, सेल डैमेज हो जाते हैं, इससे सेल डैमेज होगी, टिश्यू डैमेज होगी। इसलिए अंदर में ये समझो ऊपर वाले ने क्या बना दिया, नेचुरल एब्जॉर्बिंग मैटेरियल,
जो एक्सेस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है रेटिना। तो रेटिना के मैंने दो पार्ट बोले, येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट। येलो स्पॉट में इमेज फॉर्म होता है, ब्लाइंड स्पॉट में इमेज फॉर्म नहीं होती। इसी येलो स्पॉट में फिर दो पार्ट आते हैं, यहाँ पे दो तरह के सेल होते हैं, ठीक है ना। तो येलो स्पॉट के पास यानी रेटिना में दो तरह के सेल होते हैं, रेटिना में होता है। तो पहला सेल जो होता है रेटिना में वो होता है कोन सेल, और दूसरा होता है रॉड सेल। कोन सेल जो होते हैं हमारी आंखों में, कोन सेल ज्यादा डेवलप होते हैं, जबकि उल्लू या जो नॉकटर्नल एनिमल होते हैं, नॉकटर्नल एनिमल मतलब जो रात को घूमते हैं, जैसे उल्लू हो गए या देखना कुत्ते बिल्ली भी, बैट भी, इनकी आंखों में ना रॉड सेल आपको दिखेगा, या अंधेरे में इनकी आंखें आपको थोड़ी चमकती हुई दिखाई देगी, मतलब थोड़ा भी लाइट पड़ेगा तो इनकी आंखें ऐसी लगेंगी जैसे चमक रही हैं। हाँ, तो कोन सेल जो होता है ये कलर विजन में हेल्प करता है, कलर विजन में हेल्प करता है, साथ में ये ब्राइट लाइट में देखने में हेल्प करता है, ब्राइट लाइट विजन में हेल्प करता है। जबकि जो रॉड सेल होता है ये डिम लाइट विजन में हेल्प करता है, डिम लाइट विजन में हेल्प करता है। अच्छा, डिम लाइट विजन में हेल्प करने के साथ साथ ये समझो कि ये ब्लैक एंड व्हाइट, यानी अगर आप कुछ भी चीजें रॉड सेल से देखोगे तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देगी। यानी उल्लू के सामने अगर आप रेड कलर के शर्ट पहन के जाओगे या टी शर्ट पहन के जाओगे तो उल्लू आपको कौन से कलर में दिखेगा? ब्लैक एंड व्हाइट। क्यों? उसको कलर उसको दिखते थोड़ी है, क्यों? उसके में रॉड सेल। अच्छा, हमारी आंखों में रॉड सेल बहुत कम एक्टिव रहते हैं, बहुत कम, ठीक है ना। और ये समझो कि बहुत कम एक्टिव होने की वजह से हमें अंधेरे में ज्यादा नहीं दिखता। बट एक और यहाँ पे कई बार क्या होता है, आपको फिल्म देखी होगी, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखी होगी। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में एक कैरेक्टर है, मुझे नाम नहीं पता, मतलब वो कैप्टन जैक स्पैरो को एकदम उसका जानी दुश्मन, उसको मारने के लिए हमेशा वो चाहता था कि इसको मार दो। उसकी एक आंख में ना हमेशा काली पट्टी बंधी हुई। आप जब देखे होगी मूवी में, उसकी एक आंख में काली पट्टी बंधी हुई, लेकिन जैसे ही वो रात होता था, रात के टाइम पे या रात मूवी में जो रात का सीन होगा, या मान लो जैसे कोई ऐसा कंडीशन जहां वो अंधेरे में है तो वो पट्टी दूसरी आंख में रहती है। अब गौर की हुई चीज शायद देखी नहीं होगी, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखा है। हाँ, तो उसमें देखना, गौर करना, उसकी एक आंख में दिन के टाइम पे अलग आंख में पट्टी होगी, रात के टाइम पे अलग आंख में पट्टी होगी। ऐसा क्यों? एक अपनी कलर लाइट लाइट होगा और सुबह का लाइट को टॉयलेट नहीं कर पाता होगा, तो दूसरा आंख में ताकि वो जब स्विच करे तो उसकी जो आंख बंधी हुई थी होता क्या है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब होता क्या है ना कि जो कैप्टन होते हैं या जो मैकेनिक होते हैं शिप में, पहले जमाने की शिप में, आजकल तो समझो सब हाईटेक हो गया है, तो वो लोग ना जैसे बोट होता है या शिप होता है तो उसके जो इंजन होते हैं ना अंधेरे में रहते हैं, अंदर बोट के अंदर रहते हैं, शिप के अंदर रहते हैं अंधेरे में। तो अगर मान लो इंजन में कोई इशू आया तो अभी वो मान लो दिन के उजाले में अचानक से उनको कहाँ जाना पड़ेगा? अंदर, शिप के अंदर जाना पड़ेगा, इंजन रूम में जाना पड़ेगा, वहां जाकर उसमें रिपेयरिंग का काम करना होगा। तो अगर उनकी आंखों में कौन सेल ज्यादा एक्टिव होगा, उस कंडीशन में क्या उन्हें वहां कुछ दिखाई देगा? और वहां तो उनके पास टॉर्च, लाइट, दिया, ये सब की उतनी व्यवस्था होती नहीं है ना। पहले जमाने की बात कर रहा हूं। तो इन लोग क्या करते थे, अपनी एक आंख में हमेशा पट्टी रखते थे, हमेशा उनका एक आंख अंधेरे में रहता था, जिससे क्या होते थे, उनकी आंखों में जो रॉड सेल होता था वो ज्यादा एक्टिव रहता था, जबकि दूसरी आंखें कहां होती थी? उजाले में, जिससे क्या होता था, वो कोन सेल ज्यादा एक्टिव होता था। तो जब उनको ब्राइट लाइट में देखना होता था तो वो एक आंख से देखते थे, ठीक है। वहीं जब अंधेरे में जाना होता था तो वहां पे उन्हें वो अपनी पट्टी को इस आंख पे लगा देते थे और इस आंख से देखते थे फिर अंधेरे में। इससे उनको ये समझो कि अलग अलग कंडीशन में अपनी आंखों को स्विच करना बहुत आसान होता था, और वो उनकी लाइफ एंड डेथ का डिसीजन लेने में हेल्प करता था। समझ गए? पायरेट्स ऑफ कैरिबियन। हाँ, रॉड सेल, कौन सेल? हाँ, जिनको कलर ब्लाइंडनेस होता है उनके में कौन से सेल्स ज्यादा एक्टिव होते हैं? देखो, कलर ब्लाइंडनेस से क्या होता है, तीन बेसिक कलर होते हैं, तीन प्राइमरी कलर होते हैं। वो तीन प्राइमरी कलर के बीच में डिफरेंस निकालना बहुत मुश्किल होता है। जैसे
तीन कलर होते हैं हमारे, ब्लू, रेड और ग्रीन, हाँ रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन, ब्लू रेड और ग्रीन, नहीं नहीं, ब्लू ब्लू रेड ग्रीन, यही तीन कलर है, प्राइमरी कलर। अब जितने भी आर्टिस्ट हो गए तुम लोग, है ना, तुम लोग देखना ये ब्लू रेड और ग्रीन को ही मिक्स करके अलग अलग कलर बनाते होंगे। जो भी पेंटिंग एक्सपर्ट होते हैं उन लोग देखना एक छोटा सा प्लेट पकड़ते हैं, है ना, अब मुझको ज्यादा नॉलेज नहीं है इसमें, तो वो क्या करेंगे, एक कलर यहाँ लेंगे, दूसरा कलर इधर से लेके मिक्स करेंगे, तीसरा कलर हो गया, ये सेकेंडरी कलर कहलाते हैं। देखो अगर दो प्राइमरी कलर मिक्स हो रहे हैं तो जो नया कलर बना वो सेकेंडरी कलर है, अगर सेकेंडरी कलर मिक्स हुए फिर जो नया कलर बना वो टर्सरी कलर कहलाता है। टर्शरी कलर मिक्स करने से चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये चीजें क्लियर है, कोई डाउट, आगे बढ़े। तो ये हाँ, तो रेटिना हो गया। रेटिना का वो पार्ट जहां पे अगर कोई इमेज फॉर्मेशन होता है तो वो हमें दिखाई नहीं देगा, उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। नॉर्मली ये ऑप्टिकल नर्व के ठीक सामने होता है। हाँ कलर ब्लाइंडनेस नहीं बता, बात बताऊंगा जैसे वो डिफेक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्टिकल नर्व के सामने का जो रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। अगर यहां इमेज बनते हैं तो इमेज हमको दिखाई नहीं देता, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्टिकल नर्व जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो जो ऑप्टिक नर्व होते हैं वो सेंसेशन या मैसेज को ब्रेन तक लेकर जाते हैं, ठीक है, कहां लेकर जाते हैं, ब्रेन, और ब्रेन फिर उसको रीड करता है। अच्छा इमेज कैसा बनता है, क्वेश्चन पे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है ना, अब इसका इमेज कैसा बनेगा, तो नॉर्मली होते क्या है, हमारी आंखों में जो इमेज बनते हैं वो रेटिना में बनते हैं, ठीक है ना, एक ठीक है। तो वो इमेज यहां बनेगा, कैसा बनेगा, उसका सिर नीचे पैर ऊपर, यानी मैं तुम्हें देख रहा हूं, ठीक है, तो तुम्हारी बॉडी का जो इमेज मेरी आंखों में बन रहा है वो कैसा बन रहा है, रेटिना में उल्टा बन रहा है, यानी चेयर ऊपर है तुम नीचे है ना, और ऐसे लटके हुए, ठीक है। लेकिन हमारा ब्रेन जो है उसको सही प्रोसेसिंग करता है और सीधा समझता है, समझ में आया। तो इमेज हमेशा कहां बनेगा, रेटिना पे बनेगा। कोई डाउट यहां पे, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एक्कोमोडेशन ऑफ आई। तो पावर ऑफ एक्कोमोडेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी यहां डिस्कस किया कुछ दिन पहले, है ना, क्या होते हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, अच्छा पावर ऑफ एक्कोमोडेशन का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट को कितना क्लियरली हम देख सकते हैं, यही पावर ऑफ एक्कोमोडेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी सिद्धि को देख रहा हूं, तो इसको देखने के लिए मेरा फोकल लेंथ अलग है, जबकि मैं अगर किसी दूर के ऑब्जेक्ट को, मान लो दूर में रखी कॉपी देख रहा हूं, तो उसके लिए मेरा फोकल लेंथ फिर चेंज हो जाएगा, आई का फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। तो अलग अलग पोजीशन के लिए मेरी आंखों का फोकल लेंथ बदलते रहता है। पास के लिए हमारा फोकल लेंथ कम रहेगा, दूर के लिए फोकल लेंथ अलग हो जाएगा। और ये चीजें बहुत फास्ट होती है कि बहुत फास्ट होती है ना, मान लो अभी मैं इसे देख रहा हूं तो अलग फोकल लेंथ में देख रहा हूं, अभी मैं बल्ब देखूंगा तो अलग फोकल लेंथ में देखूंगा, अभी इधर एक चेयर में देखूंगा अलग फोकल लेंथ। तो ये फोकल लेंथ कंटिन्यू बदलते रहते हैं और ये बहुत फास्ट चेंज होते हैं, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ एक्कोमोडेशन। तो जो लोग चश्मा पहनते हैं तो उस लेंस की फोकल लेंथ से हमारे आईज की फोकल लेंथ पे क्या असर पड़ता है। हम जब मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया समझ लेंगे तो हमारी चश्मे का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं। तो द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, तो आई लेंस की एक एबिलिटी होती है जो हमारे मतलब लेंस की फोकल लेंथ को चेंज कर सकती है, उसी एबिलिटी को हम बोलते हैं पावर ऑफ एक्कोमोडेशन। और इस मामले में सिलियरी मसल बहुत यूजफुल होता है, यानी सिलियरी मसल ही हमें हेल्प करता है किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को ठीक रेटिना पे फॉर्म करने में। तो अब सिंपल सा ये समझो कि जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट के पे फोकस करते हैं, मान लो मैं ये चेयर पे फोकस कर रहा हूं, उस कंडीशन में कहीं दूसरी जगह या ये मोबाइल जो है क्या मैं इसको फोकस कर रहा हूं,
उस कंडीशन में मोबाइल मुझे कैसा दिखेगा? ब्लर दिखेगा। सही बात है ना? क्यों? क्योंकि मेरा पावर ऑफ एकोमोडेशन किसकी तरफ, मेरा जो फोकल लेंथ फिक्स है वो इस चेयर के लिए है, लेकिन जब मैं मोबाइल को फोकस करूंगा उस कंडीशन में तुम सब मुझे ब्लर दिखोगे। ठीक है, तो ये हो जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। नेक्स्ट आता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। मैं ऑलरेडी बता दिया हूं, है ना, कि यहां क्या होता है 1/16 सेकंड में तक इमेज फॉर्मेशन होता है हमारी आंखों में। अगर 1/16 सेकंड से पहले अगर इमेज चेंज हो जाता है तो उस कंडीशन में दोनों इमेज मिक्स हो जाते हैं और हमें एक मिक्स इमेज दिखाई देता है आंखों में। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, आंखों का धोखा, है ना। अच्छा, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हमारी आंखों में जो भी इमेज बनता है उस इमेज का नेचर क्या होता है? जैसे रियल होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, इन्वर्टेड होता है, फलाना होता है, क्या होता है? वर्चुअल और अरे सीधी सी बात है, रियल इन्वर्टेड। अभी इमेज में मैं दिखा भी रहा था, है ना, कि जो इमेज था आंखों के अंदर कैसा बनता था? उल्टा बन रहा था। और रियल इमेज हमेशा कैसा बनता है? इन्वर्टेड बनता है। चतुर्भुज में पढ़ चुके हो फिजिक्स का कि रियल इमेज हमेशा कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा बनेगा? इरेक्ट बनेगा। तो हम जब मिरर के सामने खड़े होते हैं, प्लेन मिरर के सामने, तो हमारा इमेज कैसा बनता है? उसमें वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है, मतलब सीधा बनता है। लेटरली इन्वर्टेड होता है, लेफ्ट हैंड राइट हो जाएंगे, राइट हैंड लेफ्ट बन जाएंगे। सही बात है? ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये सारे पार्ट हो गए, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सिलियरी मसल, अच्छा लेंस, देन रेटिना, फिर कोन्स के बारे में हमने बात किया, रॉड सेल, कोन सेल के बारे में हमने बात किया, ऑप्टिक नर्व के बारे में बात किया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन यहां पे आता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लो जैसे ये बुक है, ठीक है, इस बुक को मैं किस डिस्टेंस पे रखूं कि इस बुक के जो लेटर्स है उसका इमेज मेरी आंखों में परफेक्ट बनेगा, मतलब मुझे इसे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर उस डिस्टेंस से दूर जाता है तो भी थोड़ी दिक्कतें आती हैं, और ज्यादा पास आ जाए तो भी देखने में दिक्कत होता है। 25 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। इन द नॉर्मली ये 25 सेंटीमीटर है ना। तो अगर 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज बहुत इजीली हमारी आंखों में, रेटिना में फॉर्म होता है, उसे देखने में कोई हमें दिक्कत नहीं होती। जबकि अगर ऑब्जेक्ट को हम ज्यादा पास ले आएंगे तो हमारी आंखों पे स्ट्रेन पड़ेगा, मतलब पेन होगा आंखों में, एक तरह का प्रेशर पड़ेगा, पढ़ने में दिक्कत आएगी। आप जबरदस्ती कुछ देर पढ़ भी लो, लेकिन जैसे आप घंटों पढ़ लेते हो बुक लेके, आप काफी पास कॉपी रख के या बुक रख के काफी घंटों तक नहीं पढ़ सकते। पढ़ लेगा प्रत्यक्ष, पढ़ ले, ट्राई कर ले, और ज्यादा दूर रखोगे तो भी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई के लिए फार पॉइंट क्या है? नियर पॉइंट तो फिक्स पता चल गया कि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर ए यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन। जबकि फार पॉइंट जो होता है वो इंफिनिटी होता है, मतलब हम कहां तक देख सकते हैं हमें भी नहीं पता। वो डिपेंड करता है हमारा आई कितना हेल्दी है। चंदा मामा तो दिख जाते हैं ना, हाँ, 3.25 लाख किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो उतना दूर दिख जा रहा है, मतलब बहुत दूर दिख रहा है भाई। अच्छा, तारे वारे तो दिख रहे हैं आसमान में, वो लाइट ईयर दूर है। लाइट ईयर का मतलब क्या हो गया? लाइट ईयर का मतलब हो गया, ऐसा समझो, 9.46 into 10 to the power 15 किलोमीटर। तुम 9.46 भूल जाओ, तुम ये समझो कि 1 में 15 जीरो और लगा दो, उतने किलोमीटर। ठीक है, तो वहां से तो तारे भी दिख जाते हैं। तो हमारी आंखों का जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो कितना है हमें भी नहीं पता, हम कहां तक देख सकते हैं। जहां से लाइट आ सकती है वहां तक हम देख सकते हैं, सिंपल नहीं देख सकते, है ना। अच्छा, किसी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं या ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है? बोलो, हम देखते हैं, बहुत बढ़िया। हम नहीं देखते, ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा के आ रही है तब हम उसे देखेंगे, ना कि
वो ऑब्जेक्ट हमें जबरदस्ती आगे लिखे हुए हैं। अभी जैसे मेरे सिर के पीछे जो बोर्ड है उसमें जो लिखे हुए कैरेक्टर्स है क्या मुझे दिखाई दे रहे हैं? क्यों? उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों तक नहीं आ रही, नहीं दिखेगा, जबकि बहुत पास है। समझ गए? तो हम ऑब्जेक्ट को नहीं देखते, ऑब्जेक्ट हमें दिखता है। हम स्टार्स को नहीं देखते, स्टार्स हमें दिखता है। मतलब उसकी लाइट इतने डिस्टेंस तक ट्रैवल करके हमारी आंखों तक आती है, इसलिए हमें दिखता है। हाँ तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा आइज की फोकल लेंथ कितनी है? हाँ वही बात तो ये बता रहा है ना, ये क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई? ह्यूमन आई का जो फार पॉइंट है वो कितना है? तो फार पॉइंट इज और एग्जांपल ही मैंने दे दिया आपको, ठीक है? कोई डाउट यहां से? आगे बढ़े। तो ये सब मैंने बता दिया, ब्लाइंड स्पॉट वगैरह बता दिया है ना। हाँ ये क्या है? फोबिया सेंट्रलिस। बोलो। ये वही पॉइंट है जहां से हम कलर विजन बहुत इजीली कर पाते हैं। रेटिना के पीछे प्रेजेंट होता है, एक बार पढ़ो इसको, है ना। A small bit on the retina opposite to the lens containing exclusively cone cell. तो यहाँ पे cone cell प्रेजेंट होता है रेटिना में, ठीक है ना। इसी फोबिया सेंट्रलिस में, और इसी की वजह से हमें कलर विजन होता है, मतलब हम कलर विजन कर सकते हैं कलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। रिफ्रैक्टिव पावर क्या होता है? वो मैक्सिमम पावर किसी ह्यूमन आई का जो हम रफली देख सकते हैं, जैसे 60 डायप्टर। अच्छा पावर का यूनिट तो डायप्टर होता है, पावर का फार्मूला बता दो मुझे। P equals to 1 by F. P equal to 1 by F। 1 किस में होना चाहिए? 1 किस में होना चाहिए? 1 मीटर में। हाँ 1 मीटर बाय F। तब इसको हम लेते हैं P का यूनिट क्या होता है? 1 डायप्टर। ये पावर ऑफ द लेंस होता है। अच्छा तुम लोग के चश्मे का मैं पावर समझा देता हूँ कैसे समझते हैं। तुम लोग देखे होंगे -2, -3.5, -1.23 ऐसा सुने हो ना। चलो देखते हैं पावर कैसे समझते हैं, समझना। ठीक है, पावर होता है 1 by F। पावर होता है 1 by F। अब सिंपल ये समझो कि तुम्हें पास का नहीं दिख रहा है कि दूर का नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले नियर विजन, पास का किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कौन सा लेंस यूज करते हैं? और दूर का किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? कनकेव लेंस यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है, कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो कैसा होता है? राइट साइड में होता है f2 c2, लेफ्ट साइड में f1 c1। तो हम राइट साइड को मानते हैं, यानी जो राइट साइड में होता है उसके लिए साइन कन्वेंशन क्या यूज करते हैं? प्लस पॉजिटिव। यानी फोकस कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव। कैसा होता है? वहीं पे अगर हम कनकेव लेंस लें तो कनकेव लेंस का तो ये कैसा है? देखो ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये कैसा लेंस है? डाइवर्जिंग। यानी लाइट इससे जाएगी तो ये डाइवर्ज करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। उस कंडीशन में क्या होगा? दोनों रे आपस में मीट करेंगे क्या? नहीं, ठीक है ना। तो उसे हम बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे तो उस कंडीशन में वो मीट कर सकता है, ठीक है। तो अगर इसके लिए हम बैकवर्ड ड्रॉ करें इसे हाइपोथेटिकल, तो इस तरह से ये जाके फोकस में मीट करेगा। तो इसका फोकस किस तरफ है? पीछे की तरफ, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में यानी इसका फोकस कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इसका फोकस कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। और इसका फोकस कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, कन्वेक्स लेंस का, ठीक है। कन्वेक्स लेंस पास का देखने के लिए यूज होता है, कनकेव लेंस दूर का देखने के लिए यूज होता है। तुम्हें पास का नहीं दिखता कि दूर का नहीं दिखता? दूर का नहीं दिखता। अच्छा अपना जो गॉगल्स उसका पावर बताओ, प्लस या माइनस? माइनस। तो दूर का दिख, अब देखो तुम्हारा क्या है? -1.25। तो माइनस का इसका मतलब तुम्हारा
जो लेंस है वो कनकेव लेंस है। लेंस है कौन सा है? कनकेव है। और दूर का देखने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? कनकेव लेंस करते हैं। कौन सा लेंस यूज करते हैं? कनकेव। याद आया? स्ट्रेच करेंगे कनकेव, स्विच करेंगे तो कन्वेक्स। तो यहाँ पे ये कनकेव लेंस होगा। जिसको पास का नहीं दिखता उसके में प्लस होगा, यानी उसका जो पावर होगा वो प्लस में रहेगा। अच्छा, जो ये है -1.25 क्या? दैट अभी डॉक्टर तो बताते ही हैं, वो खाली -1. वो दुकान वाला भी आपको खाली बता के दे देता है कि -1.25 है बस। हाँ सब। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, मैं भूल रहा हूँ, बातों में निकल गया दिमाग से। एक बढ़िया क्वेश्चन था, -1.25, ठीक है ना? चलो याद आएगा बाद में देख लीजिए, है ना? हो गया। रिफ्रैक्टिव पावर 60 डायरेक्टर। तो हमारी आंखों का लेंस देखो कितना है, 60 डायरेक्टर, समझ गए? यानी 60 डायरेक्टर तक हमारी आंखें क्लियरली देख सकती हैं, ठीक है? अच्छा, याद आ गया क्वेश्चन, फिर भूल गया, एक सेकंड। हाँ, तो अभी कौन क्वेश्चन, ये मान लो चश्मा है, सर चश्मा बना रहे, सनग्लासेस हो गया? अब मुझे ये बताओ, अगर आपको पास का नहीं दिखता तो कन्वेक्स लेंस, दूर का नहीं दिखता तो कनकेव लेंस, ठीक है? इस चश्मे में कहां रहता है कनकेव? मान लो ये एक पकड़ लेते, एक पार्ट को पकड़ लो, दूसरे को पकड़ा। मान लो आपको पास का नहीं दिखता तो पूरे चश्मे में लेंस कहां लगा हुआ? नीचे की तरफ, मतलब इस पार्ट में। तो देखना, जिसको पास का नहीं दिखता ना, जिसके चश्मे में कन्वेक्स लेंस होते हैं, वो नीचे की तरफ लगे होते हैं चश्मे में, ऊपर की तरफ नहीं लगे। क्यों? क्योंकि हम जब भी बुक को रीड करेंगे तो हम अपने आई से नीचे की तरफ करेंगे और हमारी आंखें बहुत रिलैक्स होंगी। सही बात है? तो जो लेंस होता है ना वो भी नीचे रहता है, जबकि हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं ना तो आंखों को स्ट्रेच करके दूर, मतलब ऊपर की तरफ देखते हैं, और जब पास का देखते हैं तो नीचे की तरफ देखते हैं, ठीक है? इसीलिए कन्वेक्स लेंस नीचे की तरफ लगा होता है। लेकिन अगर कनकेव लेंस लगा, मान लो कोई पेशेंट है, उसकी एक आंख कनकेव लेंस, एक आंख कन्वेक्स लेंस, तो ये हो गया उसका कनकेव लेंस। ऐसे केसेस होता है सर कि बस श्योर नहीं हो, होता ही होगा यार, दुनिया में बहुत बीमारी है, ये भी एक बीमारी हो सकती है, कनकेव लेंस, और ये कन्वेक्स लेंस, ठीक है? तो कन्वेक्स लेंस पीछे होता है, कनकेव लेंस ऊपर होता है, ठीक है? कोई डाउट? चश्मा टीएमके उसी जैसा दिख रहा था। चलो नेक्स्ट आता है आपका, हाँ, तो डिफेक्ट, ठीक है ना? हमारे विजन से रिलेटेड डिफेक्ट। तो विजन डिफेक्ट अगर when the eye loses its power of accommodation or when the eyeball's shape changes, preventing light rays from focusing sharply on the। सिंपल में ये समझो कि अगर हमारी जो सिलियरी मसल इफेक्ट हो जाए, उस कंडीशन में हमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देगा, मतलब या तो पास का नहीं दिखेगा या दूर का नहीं दिखेगा, और या फिर हमारा आई बॉल का शेप चेंज हो जाए। शेप चेंज हो जाए का मतलब होता है, देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये मेरा एक्चुअल आई है, ठीक है? तो इमेज कहां बन रहा है? परफेक्ट रेटिना बन रहा है। लेकिन मान लो आई बॉल छोटा हो गया, आई बॉल कैसा हो गया? छोटा हो गया, तो इमेज कहां बनेगा? पीछे बनेगा। इमेज कैसे कहां बनेगा? पीछे बनेगा, क्योंकि लेंस तो अभी भी वैसे ही है ना, सेम। ये नॉर्मल आई मान लो, तो इमेज कहां बन रहा है? परफेक्ट रेटिना। लेकिन जब आईबॉल छोटा हो जाएगा तो इमेज कहां बनेगा? पीछे की तरफ। और जब आईबॉल इलोंगेट कर जाएगा, मतलब इस तरह से बड़ा हो जाएगा, तो इमेज कहां बनेगा?
पहले बन जाएगा, रेटिना से पहले बनेगा। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का सारा खेल यही है। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का सारा खेल यही है। एक कंडीशन में आईबॉल छोटा हो जाता है जिसकी वजह से इमेज पीछे बनने लगता है, तो सामने लेंस लगा डाल देते हैं ताकि इमेज रेटिना पे बने। दूसरे कंडीशन में इमेज पहले बन जा रहा है, आईबॉल इलोंगेट कर दिया है, तो फिर सामने लेंस डाल दिए, इमेज रेटिना पे आ गया। आईबॉल को तो आप चेंज नहीं कर सकते ना कि भाई डॉक्टर आंख निकाल दिया ऐसे उसको ऑक्सीजन डाल दिया, है ना, परफेक्ट शेप में लाके फिर अंदर डाल दिया, ठीक है। तो गाड़ी का व्हील तो है नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो कर दिए। आगे बढ़े, ये क्लियर है। तो दो कारण से होता है, पहला आपकी सिलियरी मसल ठीक से फंक्शन ना कर रहे हो, या आपके लेंस का पावर कम हो गया हो, जैसे उसका फोकल लेंथ में कुछ चेंज आ गया हो, या आईबॉल का शेप चेंज हो गया, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला आता है मायोपिया। मायोपिया का मतलब होता है शॉर्ट साइटनेस। सिंपल में एक बात याद रखना, अगर शॉर्ट साइटनेस है तो आपको दूर का नहीं दिखेगा। अगर शॉर्ट साइटनेस है तो आपको क्या नहीं दिखेगा, दूर का। और दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, अगर लॉन्ग साइटनेस है तो आपको पास का नहीं दिखेगा। उल्टा याद रखना मतलब फंसोगे, ठीक है। तो मायोपिया शॉर्ट साइटनेस, ऑब्जेक्ट्स नियर बाय आर क्लियर, मतलब पास का क्लियरली दिख रहा है शॉर्ट साइटनेस में, कहने के लिए बस शॉर्ट साइटनेस है, एक्चुअल में वो दूर का नहीं दिखता। तो पास का क्लियरली दिख रहा है लेकिन दूर का, पास का क्लियरली दिख रहा है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर ब्लर्ड, दूर का नहीं दिख रहा है। तो अगर शॉर्ट साइटनेस, देखो सिंपल में याद रखो, मायोपिया छोटा नाम है तो शॉर्ट साइटनेस, हाइपरमेट्रोपिया बड़ा नाम है तो लॉन्ग साइटनेस, हो गया। अगर शॉर्ट साइटनेस है तो दूर का नहीं दिखेगा, और अगर लॉन्ग साइटनेस है तो पास का नहीं दिखेगा। उल्टा करना, हो गया। तो यहां पे मायोपिया में क्या होता है, हमें दूर का ऑब्जेक्ट ब्लर दिखाई देता है। क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू इलॉन्गेशन ऑफ आईबॉल, है ना, ड्यू टू इलॉन्गेशन ऑफ आईबॉल, ठीक है। तो इसमें जो आईबॉल होते हैं वो कैसे कर जाते हैं, वो इलॉन्गेट कर जाते हैं ऐसे। तो जो इमेज होता है ना, जो इमेज होता है वो रेटिना से पहले फॉर्म हो जाता है। तो तुम्हें तीन चीजें याद रखनी है इसमें। पहला, मायोपिया शॉर्ट साइटनेस हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा, दूर का नहीं दिखता। तीसरा, इलॉन्गेशन ऑफ आईबॉल। चौथा, अब हमें दूर का नहीं दिखता तो दूर का देखने के लिए हम क्या करेंगे, आंखों को स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करना मतलब कौन सा लेंस, कनकेव लेंस, ठीक है ना, आ गया, हाँ कनकेव लेंस। ये चार पॉइंट आपको याद रखना है, बस बाकी सब बकवास है, आप अपने हिसाब से बन लेना पड़ेगा, ठीक है। चार चीजें मेन है, पहला मायोपिया शॉर्ट साइटनेस, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ब्लड, तीसरा आता है आपका इलॉन्गेशन ऑफ आईबॉल, आईबॉल बड़ा हो जाता है इसलिए ऐसा होता है, और चौथा इसलिए क्योर करने के लिए हम कनकेव लेंस यूज करते हैं। बस इसका पूरा उल्टा कर दो हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया यानी लॉन्ग साइटनेस, इसमें पास का नहीं दिखता, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स ब्लड। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ड्यू टू फोकल लेंथ बिकमिंग टू लॉन्ग, है ना, फोकल लेंथ थोड़ा बड़ा ज्यादा हो जाता है। तो फोकल लेंथ बड़ा होना मतलब एक्चुअल में आईबॉल छोटा हो जाता है, आईबॉल थोड़ा छोटा हो जाता है। तो उस कंडीशन में इसका जो इमेज होगा वो रेटिना के पीछे फॉर्म होगा, मतलब ऐसा ये हो गया, तो इमेज यहां फॉर्म होगा बाहर जाकर, ठीक है, क्लियर है। और इसके लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, पास का देखने के लिए कन्वेक्स लेंस, हो गया। फिर आता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया जो होता है वो बुजुर्गों में होता है सामान्यतः, मतलब 40-50 के बाद लोगों में होता है। यानी इनका जो सिलियरी मसल होता है, क्योंकि देखो एक एज के बाद 50-60 के बाद ना धीरे धीरे हमारे बॉडी के मसल्स लूज होने लगते हैं। आप अपने दादाजी को देखना या दादी को देखना तो उनके बॉडी के जो मसल्स होंगे या जो स्किन होगी काफी लूज पड़ गई होगी। सेम कंडीशन उनकी आंखों में भी तो होगा ना, तो उनकी आंखों का जो सिलियरी मसल है वो भी धीरे धीरे लूज पड़ जाता है। तो उस कंडीशन में जितना इजीली हम अपने लेंस को
स्ट्रेच कर पा रहे हैं उतनी इजीली उन लोग कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए उनको ना पास का ठीक से दिखता है ना दूर का दिखता है। एक बार उनकी लेंस जिस फोकल लेंथ पे सेट हो गई उनको वही फोकल लेंथ दिखेगा, ना उससे पास का वो देख पाएंगे ना उससे दूर का वो देख पाएंगे। क्लियर है? तो ये प्रेस बायोपिया है। तो इसके लिए दो चीजें याद रखना, एज रिलेटेड कंडीशन में ये प्रॉब्लम आती है ना, और ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल। सिलियरी मसल काफी लूज पड़ जाता है, और इसको ठीक करने के लिए क्या तरीका? पास का नहीं दिख रहा है तो कौन सा लेंस चाहिए? पास का नहीं दिख रहा है तो कौन सा लेंस? जोर से बोलो। कन्वेक्स लेंस। और दूर का देखने के लिए तो जो दादाजी लोग होते हैं उनके लिए बाइफोकल लेंस आते हैं, ठीक है ना। और जो तुम क्वेश्चन पूछे थे कि सर क्या किसी की नहीं क्या किसी की आंखों में ऐसा बीमारी होता है जिसके एक आंख में कनकेव और दूसरे में कन्वेक्स लगे? तो वो हो ना हो, ये बीमारी जरूर होता है जिसमें एक ही आंख में नीचे कन्वेक्स लेंस लगता है और ऊपर कनकेव लेंस लगता है। बोलो सब देखेंगे। ये मान लो चश्मा है, यहां पे ऊपर कनकेव लगेगा और नीचे कन्वेक्स लगेगा। ठीक है? हाँ, प्रेस बायोपिया। तो हमारा नॉर्मल आई का होता है फोकल लेंथ, इन लेंसेज से उस फोकल लेंथ पे क्या असर पड़ता है? हर कंडीशन में थोड़ा बताइए। देखो, जब भी कोई डिजीज होती है ना, नॉर्मली हमारी आंखें जो है वो एकोमोडेशन कर सकती हैं, अलग अलग फोकल लेंथ पे शिफ्ट हो सकती हैं। लेकिन जब आपको मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है तो उस कंडीशन में आप दूर वाले कंडीशन में, जैसे आपको मान लो मायोपिया, आपको मायोपिया तो दूर का तो दिखेगा ना, सॉरी मायोपिया है पास का दिखेगा। मान लो आपका हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में आपको दूर का दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा। तो जब दूर का दिख रहा है तो दूर में भी तो अलग अलग फोकल लेंथ है ना, तो वो शिफ्ट करना आसान होता है हमारी आंखों के लिए, जबकि पास के ऑब्जेक्ट के लिए फोकल लेंथ शिफ्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसमें लेंस का क्या रोल है? लेंस देखो, सारा रोल ना सिलियरी मसल का होता है, लेंस का कोई रोल नहीं होता। लेंस अगर वो इस कंडीशन में तो इमेज अलग तरीके से फॉर्म होगा, अगर आप उसको स्ट्रेच कर दोगे तो इमेज अलग तरीके से फॉर्म होगा, है ना। तो नॉर्मली जो इशू होता है वो सिलियरी मसल से रिलेटेड वही काम करता है। जो पास का आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, चश्मा उसको पास में फोकस करने में हेल्प करता है। फोकल लेंथ कम करके और बढ़ा के। हाँ, ठीक है, ये हो गया। हाँ, तो प्रेस में हो गया, और फिर क्या होता है? दोनों होता है। हाँ, उनके जो चश्मे होते हैं उसमें दोनों होता है, ऊपर कनकेव रहेगा, नीचे कन्वेक्स रहेगा, ठीक है। डिफेक्ट ऑफ आई क्लियर है? आगे बढ़े। ये न्यूमेरिकल हम रिफ्रैक्शन में कर चुके हैं, तो यहां में हटा रहा हूं इसको, है ना। फिर भी देख लो बराबर। ए मायोपिक पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली बियॉन्ड 80 सेंटीमीटर, यानी एक पर्सन है जिसको मायोपिया है, 80 सेंटीमीटर से दूर वो नहीं देख पा रहा है। तो व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड, तो उसके हिसाब से अपना सॉल्व कर लेना। मैं एक क्वेश्चन को डालूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटिव एस्टिग्मेटिज्म, है ना। अब एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? तो एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? एक तरह का डिजीज है जिसमें सिलिंड्रिकल लेंस यूज होते हैं। इसमें कौन से लेंस यूज होते हैं? सिलिंड्रिकल लेंस यूज होते हैं, ठीक है ना। और ये जो एस्टिग्मेटिज्म होता है ये लेंस और कॉर्निया में किसी प्रकार का डिफेक्ट की वजह से होता है। अगर कॉर्निया में या लेंस में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उस कंडीशन में उस डिजीज को क्या बोलते हैं? एस्टिग्मेटिज्म। और इसको क्योर करने के लिए, क्योर तो नहीं होता है, मतलब इसको एक तरह से ओवरलैप करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिलिंड्रिकल लेंस यूज करते हैं, बाईपास करके बस देख सके ऑब्जेक्ट। तो कौन सा लेंस? सिलिंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। फिर आता है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट के लिए सिंपल में आप ये समझो मोतियाबिंद, जो कॉर्निया धीरे धीरे, जैसे आपको दादाजी का हुआ ही होगा, किसी न किसी के दादाजी का, मोस्टली एक 40-50 एज के बाद ना लगभग लोगों में समझो कैटरेक्ट होता है। आंखों के सामने जो ये कॉर्निया पार्ट है ये धीरे धीरे धुंधला पड़ जाता है, क्लाउडी हो जाता है, थोड़ा सफेद सफेद हो जाएगा। तो इससे क्या होता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देता, थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, ब्लर दिखाई देता है। तो बाद में उसको सर्जरी करके ठीक करते हैं, ठीक है ना।
तो कैटरेक्ट, क्लाउडिंग ऑफ द crystalline lens over time and surgically treated by replacing the natural lens with an intraocular lens. डॉक्टर इसमें नए लेंस डाल देते हैं, लेंस को चेंज कर देते हैं बस। तो वो सारी चीजें हो गई है ना। नेक्स्ट आता है हम लोग का प्रिज्म। इसको बोलते हैं डिस्पर्सन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो लाइट की हमने जितनी प्रॉपर्टीज देखी थी रिफ्लेक्शन के टाइम पे, मैंने तुम लोग को लाइट की अलग अलग प्रॉपर्टीज बताई थी, जिसमें एक मैंने बताया था रिफ्लेक्शन के बारे में, हाँ एक मैंने बताया था रिफ्लेक्शन, फिर एक बताया था मैंने रिफ्रैक्शन, फिर डिस्पर्सन, फिर स्कैटरिंग, ये सारी चीजें हमने देखा था। पोलराइजेशन देखा था हमने, ठीक है ना। तो ये एक तरह से क्या हो गया, हमारे प्रॉपर्टीज हो गए लाइट की। ये लाइट की क्या है, प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ऐसा समझो कि लाइट की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। तो अब हम देखेंगे डिस्पर्सन और उसके बाद पहले देखेंगे स्कैटरिंग के बारे में, है ना। अब देखो प्रिज्म जो लाइट की, जैसे लाइट जो होती है, जो सन से जो लाइट आती है, कौन से कलर की होती है, व्हाइट लाइट। इसमें कितने स्पेक्ट्रम होते हैं, कौन कौन से, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो और रेड, हो गए। अगर ये 7 कलर हम मिलाएं तो कौन सा कलर आएगा, आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं आई डिफेक्ट से रिलेटेड बता रहा हूं कि कलर ब्लाइंडनेस होते हैं, तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए मैंने 3 प्राइमरी कलर बताए थे, है ना। तो रेड, ग्रीन और ब्लू, है ना, समझ गए। तो जो कलर ब्लाइंडनेस होते हैं ना, उस कलर ब्लाइंडनेस में ये जो 3 प्राइमरी कलर होते हैं, इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। इसलिए देखना, जितने जैसे आप अगर एयरफोर्स में जा रहे हो, नेवी में जा रहे हो, तो उसमें आई टेस्ट होता है, स्पेशली उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कलर ब्लाइंडिंग टेस्ट। इसी तरह से अगर आप पायलट बन रहे हो, कमर्शियल पायलट बन रहे हो, तो वहां पे भी कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होगा। अगर आप मान लो जैसे डिप्लोमा करके या डिग्री लेकर आप रेलवे में लोकोमोटिव इंजीनियर बन रहे हो, लोकोमोटिव ड्राइवर बन रहे हो, तो उस कंडीशन में भी आपके आई टेस्ट होंगे, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होगा, है कि नहीं। पता चला हमारे आर्यन ट्रेन लेके चला, सामने रेड सिग्नल है, बच्चे ने समझा ग्रीन है ना। बालासोर, पता है कि नहीं, बालासोर इंसिडेंट, वो तो स्टेशन मास्टर की गलती की वजह से हुआ, क्या था सर बालासोर, और कभी बालासोर। तो डिस्पर्सन, डिस्पर्सन क्या होता है, तो डिस्पर्सन एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे जिसको हम प्रिज्म बोलते हैं। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या करेंगे, लाइट के अलग अलग जो स्पेक्ट्रम होते हैं, जिनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, उसको ये क्या करते थे, सेपरेट कर देते हैं, है ना। तो जैसे सबसे पहले एक प्रिज्म लो, है ना, ये जिम करो एक प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म में एक व्हाइट रे आ रहा है, तो व्हाइट रे थोड़ा सा ग्रे लेते हैं, ये व्हाइट रे आया। अब ये व्हाइट रे क्या होते हैं, यहाँ पे 7 अलग अलग कलर बन जाते हैं, तो मैं किसी एक ही कलर को ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। फिर ये 7 कलर इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये 7 कलर कहलाते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो ये हो गया विबग्योर, ये क्या हो गया, विबग्योर, मतलब वो इस तरह से होता है विबग्योर। तो एक रे यहां आ रहा है, दूसरा रे यहां आ रहा है, तीसरा यहां आ रहा है, चौथा यहां आ रहा है, पांचवा यहां आ रहा है, 6th यहां, 7th यहां, ये 7 अलग अलग रे हैं। हाँ सर कौन से कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, कौन से बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये 7 आपके अलग अलग रे हो गए। तो यहाँ जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है प्रिज्म, वो क्या किया, लाइट को 7 डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स कर दिया, इसलिए इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं डिस्पर्सन, ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब एक चीज समझो, ध्यान से देखना, ये 7 अलग अलग रे हैं। पहला कौन सा है,
वायलेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। हो गया। अब इनमें मेरे को देख के बताओ कौन सा रे तुम्हें बड़ा दिख रहा है, कौन सा रे छोटा दिख रहा है? बड़ा कौन सा दिख रहा है? बड़ा कौन सा दिख रहा है? तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो अगर वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ के लिए एक सिंबल यूज करते हैं लैम्डा। क्या सिंबल यूज करते हैं? तो इसको बोलते हैं लैम्डा। ठीक है, ये वेवलेंथ के लिए नोटेशन। तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका होता है? रेड का। तो लैम्डा रेड इज ग्रेटर देन, बोलो, लैम्डा ऑरेंज। फिर लैम्डा ऑरेंज इज ग्रेटर देन लैम्डा येलो। उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ते जाएगा, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। तो सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा? वायलेट का। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा? रेड का। अब यहां पे कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन कर देता है कि वेवलेंथ किसका ज्यादा, ये नहीं पूछेगा, बल्कि ये पूछेगा फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है। अब इसके लिए एक सिंपल तरीका समझो। मान लो जैसे एक आदमी है, उसके ये पैर के बीच ये दो गैप हो गया। तो अगर ये पैर के बीच इतना गैप है तो ऐसे ऐसे करके जाएगा वो, ठीक है। तो लगभग 15 स्टेप, पैर के बीच गैप कम था। अब जैसे एक बच्चा है, लगभग 15 स्टेप लगे उसे जाने, तो उसके पैर के बीच जो डिस्टेंस है दोनों पैर के बीच वो कम है। अब मान लो मेरा बेटा और मैं, तो मेरे बेटे को यहां से यहां जाने 15 स्टेप लगे। अब मेरे पैर के गैप ज्यादा बड़े होंगे, तो अब मैं अगर जाऊंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरे पैर के बीच गैप ज्यादा हुआ तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई। यानी अगर वेवलेंथ ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। यानी सिंपल में ये समझो, दो पैर के बीच अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसको वेवलेंथ बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मतलब कितने वेव बनेंगे। तो इसके लिए एक सिंपल डायग्राम ऐसा हो गया। डिस्टेंस सेम है दोनों का। अब मान लो वेवलेंथ, ये एक वेव हुआ, देखो एक क्रेस्ट एक थ्रू, ये इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और ये क्या है? थ्रू। तो एक क्रेस्ट और एक थ्रू मिलकर बनते हैं एक वेव या एक ऑसिलेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, एक क्रेस्ट एक थ्रू मिलकर कितने बने? एक वेव या एक ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है। अब यहां पे समझो, मान लो ये मैं हूं, कितने फ्रीक्वेंसी हुई, मतलब कितने वेव बने? तो यहां से यहां तक एक, फिर यहां से यहां तक दो, फिर यहां से यहां तक तीन, और यहां से यहां तक चार। तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 4। F = 4 हो गया। अब मेरे बेटे करते हैं, अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, कितने? 7। अब कितना हुआ? 7। यानी अब हुआ क्या कि मेरा वेवलेंथ ज्यादा था तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई, मेरे बेटे का वेवलेंथ कम था तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई। मतलब वेवलेंथ का मतलब सिंपल में आप कदम से समझो तब जाकर याद रख पाओगे। तो कोई भी वेव होता है ना, उसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग होते हैं। इस तरह से एक एम्पलीट्यूड वर्ड आता है, वेव में एक एम्पलीट्यूड आता है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है हाइट ऑफ द वेव। जैसे इस पॉइंट से, ये मीन पॉइंट है, मीन पॉइंट से क्रेस्ट की जो हाइट है वो कितनी है, इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इस तरह से डेप्थ, या ऐसा समझो कि थ्रू का हाइट कितना है। हमेशा एक वेव में क्रेस्ट और थ्रू की हाइट सेम होगी, यानी किसी एक वेव में एम्पलीट्यूड क्रेस्ट के मामले में या थ्रू के मामले में बिल्कुल सेम होगा। ठीक है ना। जैसे अगर ये वेव ध्यान से, यहां जितना क्रेस्ट है, यहां जितना एम्पलीट्यूड है, यहां सेम एम्पलीट्यूड है,
यहां जितना है यहां सेम है, यहां जितना है यहां सेम है। तो ये होता है एम्पलीट्यूड। वेव में क्रेस्ट और थ्रू हमेशा इक्वल होगा। इसको एक तुम पेंडुलम से भी समझ सकते हो। पेंडुलम जैसे एज्यूम करो ये घड़ी का पेंडुलम, तो ये उसका मीन पॉइंट है सेंटर में। ऐसा समझो लेफ्ट की तरफ जितना जाएगा राइट की तरफ भी सेम जाएगा। ऐसा नहीं हुआ कि इधर लेफ्ट की तरफ मान लो ज्यादा आ गया, राइट की तरफ कम गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, हमेशा इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। तो ये भी एक तरह का समझो एम्पलीट्यूड समझने के लिए। ये सारी चीजें क्लियर है। तो डिस्पर्सन में क्या होता है, जो लाइट होती है 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इससे जो स्पेक्ट्रम होते हैं, अलग अलग वेवलेंथ के जो स्पेक्ट्रम होते हैं, उस अलग वेवलेंथ की वजह से वो सेपरेट होते हैं। और यही रीजन है कि अच्छा इसकी वजह से होता है। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, डिस्पर्सन के बारे में बता रहा था। नहीं अभी कुछ बता रहा हूं। राइट, हाँ। तो एज्यूम करो ये प्रिज्म है, प्रिज्म में इस पॉइंट से ये आया रेड और ये पॉइंट आया व्हाइट। ठीक है, वेवलेंथ किसका ज्यादा दिख रहा है, रेड का, वायलेट का सबसे कम। अच्छा, ग्रीन यहां कहीं आता है, ग्रीन आता है। अब एक चीज समझो कि डेंजर के लिए रेड सिग्नल ही क्यों यूज करते हैं, बहुत ब्राइट होता है, जो सुन वो कम स्कैटर करता है। हाँ तो बोल क्या नहीं पता। हाँ ट्रैवल दूर तक ट्रैवल करता है। हाँ वो स्कैटर नहीं करता, दूर तक ट्रैवल करता था। ठीक है, वो सबसे ज्यादा मतलब दूर तक दिखता है और क्यों चलता है। क्यों क्यों उसका वेवलेंथ ज्यादा है। गुड, दो कारण। पहला उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है और दूसरा स्कैटर। एक चीज समझो, सिंपल में स्कैटर मतलब क्या होता है, मान लो सामने कुछ ऑब्स्ट्रक्शन रखा है, मान लो एक स्टूल रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं, ये मैं हूं मान लो, और यहां पे एक स्टूल रखा है। अब ये बताओ क्या ये स्टूल मेरे को रोक पाएगा, इजीली जंप कर जाऊंगा। ज्यादा गंदा ऐसे इजीली क्रॉस कर जाऊंगा मैं। तो क्या ये मेरे को स्कैटर किया, नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे वेवलेंथ बड़े थे, है ना। वहीं पे अगर कोई स्पेक्ट्रम है जिसका वेवलेंथ कम है, उस कंडीशन में क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। हाँ ठीक है ना, तो इसमें हम और डिस्कस करेंगे बाद में। तो रेड जो होता है उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, दूसरा स्कैटरिंग नहीं होता है। इस वजह से हमें ज्यादा डिस्टेंस तक वो ट्रेवल करते दिखते हैं और दूर से हमें दिखाई देते हैं। तो आप ट्रेन में भी देखिए होंगे, मतलब जो रेलवे में रेड और ग्रीन और येलो सिग्नल यूज करते हैं ना, काफी दूर से इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको लोको पायलट। हाँ हर जगह एयरफोर्स में भी जो रनवे वगैरह होता है, साइड में आप देखना, साइड में ना रेड लाइट होती है, जो आपका मेन ये पार्ट होता है ना। तो जैसे यहां पर कुछ लाइट लगी होती है, ये लगी होती है, ठीक है, यहां कुछ लाइट लगी होती है और यहां कुछ लाइट लगी होती है, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है ये रेड होता है। ये जो लाइट होती है ये आपको इंडिकेट करता है कि रनवे की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट कहां तक है, ठीक है। जो साइड में होता है वो क्या होता है, येलो होता है, ठीक है ना। जो साइड में होते हैं वो क्या होते हैं, येलो होते हैं। इसके बाद सेंटर में भी होते हैं, छोटे 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 छोटे, ठीक सेंटर को इंडिकेट करते हैं, वो भी येलो होते हैं। हाँ वो एक्चुअल में ये समझो पायलट को इंडिकेट करता है कि भाई रनवे कितना चौड़ा है, सेंटर कहां पे है। तो उनको क्या करना रहता है ना, जो एरोप्लेन के जो आगे के व्हील होते हैं, फ्रंट व्हील, वो सेंटर में रखने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है,
इधर उधर प्लेन ना जाए, ठीक है। तो इसलिए रात को ये सारी सिस्टम होती है। यहाँ पे रेड लाइट होती है और ये क्या होता है ना, जैसे नॉर्मली क्या होता है, सबसे एंड पॉइंट जो होगा वो बड़ा पिलर होगा ऐसे, उसके आगे फिर उससे छोटा पिलर, फिर और छोटा पिलर, फिर और छोटा पिलर, फिर और छोटा पिलर, ऐसे करके रहता है। मतलब एरोप्लेन को समझो जहां पे वो एंड होता है ना वहां पे लैंड करना है, मतलब इस पॉइंट पे उसे लैंड नहीं करना है, उसे लैंड करना है यहां और उसे एंड करना है यहां पर, ठीक है ना। रनवे ऐसा होता है, समझ गए। तो हाँ, तो ये चीजें क्लियर है, रेड लाइट क्यों यूज करते हैं, क्लियर, कोई डाउट। तो ये हो गया तुम्हारा डिस्पर्सन, ठीक है। अच्छा, डिस्पर्सन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि रेनबो कैसे बनते हैं, ठीक है ना, बता पाओगे। पानी के ड्रॉपलेट, पानी के ड्रॉपलेट से कैसे बनते हैं, बारिश की साइड जो हल्के बहुत सनलाइट से जो वाइट रे आ रहा है वो पानी के ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्कैटर हो जाता है। बारिश होने के बाद बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं आसमान में, उसमें जब सनलाइट एंटर करते हैं तो स्कैटर। पहले तो ये जान लो, हाँ बोल, डिस्पर्सन होता है। पहले तो ये जान लो, अगर ये सन है, हम लोग बचपन में ना ऐसी सन बनाते, बस बीच में सन दिखती है, इससे एक भरोसा हो जाता था कि ये सन है, ठीक है। अब मान लो ये लैंड सरफेस है, ये हमारी इप्सिता है, ठीक है। अब ये बारिश हुई है हर जगह, तो क्या उसे यहाँ रेनबो दिखेगा ऐसा, नहीं, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में हर जगह पूरा सर्कल बना, ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखता है, तो ठीक हो गया। ऐसे करते हमेशा देखो, जब रेनबो जब बनता है ना, अगर आप सन को देख रहे हो ना तो आपको रेनबो पीठ के पीछे दिखेगा, और अगर आप रेनबो को देख रहे हो तो सन आपके पीठ के पीछे रहेगा, ऐसा होता है ना, हाँ। तो ये रेनबो अब होता क्या है ना, यहाँ पे लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसके बारे में कुछ देर बाद मैं फिर से बता दूंगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब किसी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे कोई लाइट एंटर करती है तो वहां पे वो रिफ्रैक्शन नहीं करके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती है। मेरी बात समझ पा रहे हो? देखो, एज्यूम करो ये पानी की चीज है, ठीक है, ये एक लाइट एंटर किया, व्हाइट लाइट सन की, तो ये क्या करेगा, अपने पाथ से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा, ऐसे ये थोड़ा क्या कर गया, डाइवर्ट। तो एज्यूम करो ये जो रे है ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे एंटर कर रहा है, मैं कुछ देर बाद फिर बताऊंगा क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे जब भी ये एंटर करेंगे तो उस कंडीशन में वो फिर रिफ्रैक्शन, इसको तो नॉर्मली फिर रिफ्रैक्शन करना था, तो रिफ्रैक्शन नहीं करनी है, क्या करता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन करता है, मतलब ऐसा। और उस कंडीशन में ऐसे 7 अलग अलग कलर करके ये निकल जाते हैं और यहां पे फिर वो रेनबो बनते हैं। मेरी बात समझे? मतलब अगर ये इप्सिता है, ये सनलाइट आई और यहां पानी की बूंदे हैं, है ना, रेन ड्रॉप है, तो ये जो लाइट आ रही है ना ये इससे टकराएंगी, है ना। तो जब ये लाइट इससे टकराएंगी तो उस कंडीशन में वो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन करके ऐसे 7 अलग अलग कलर यहाँ पे डिस्पर्स कर देती है, इसलिए हमें यहाँ क्या दिखेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में रेनबो दिखेगा। तो यहाँ पे ये रेनबो बनता है ऐसे 7 अलग अलग कलर। अब मेरे को ये बताओ रेनबो में कौन सा कलर कहाँ होता है, नीचे कौन सा कलर होता है, ऊपर कौन सा कलर होता है। जैसे मैं एज्यूम करो ये 7 ऐसा 7 रेनबो के 7 कलर बना दो। हाँ, सबसे नीचे क्या होता है और सबसे ऊपर क्यों, वेवलेंथ। जो देखो जिसका वेवलेंथ कम होगा, मतलब जो ज्यादा डिस्पर्स होगा, जो डिस्पर्स ज्यादा करेगा उसका वेवलेंथ कम होगा, है ना। यानी वायलेट सबसे नीचे, इंडिगो क्या होगा, ब्लू, GYOR, है ना। तो ऊपर आपको क्या दिखेगा, रेड दिखेगा। क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़े, ठीक। तो ये क्लियर है। अच्छा, कई बार ना जैसे आप 11th 12th करोगे
जाओगे अगर साइंस लेते हो तो वहां पे आपको सेकेंडरी रेनबोज पढ़ाया जाएगा। प्राइमरी रेनबो में क्या होता है, ये प्राइमरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो में क्या हो जाएगा, 7 कलर हैं और 7 कलर ऐड हो जाएंगे। टोटल कितने कलर हो जाएंगे, 14 कलर हो जाएंगे। मतलब वो कलर 14 नहीं रहेंगे, वो 7 का 2 सेट रहेगा। हाँ, एक तरह से देखिए होंगे कई बार नीचे जो कलर दिखता है ऊपर भी वही कलर दिखता है, सेम होता है ना। तो ये तुम्हारा सेकेंडरी रेनबो होता है, वो 11th 12th में पढ़ोगे, वहां जाना, वहां के टीचर को परेशान करना, ठीक है। तो ये आ जाते हैं वापस यहाँ, ये चीजें क्लियर है, ठीक है ना। चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहां पे, रिफ्रैक्शन इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो चलो वो बातें पहले बता देता हूं, कौन सा क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, क्रिटिकल एंगल क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, और कुछ बताया था क्या नहीं, डिस्पर्सन क्या है, समझ गए। सर सिलेंड्रिकल लेंस भी बता दें। सिलिंड्रिकल लेंस, चलो पहले ये कर लो। तो सबसे पहले देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन का सीधा सा मीनिंग समझो, एक प्लेन सरफेस है या कोई ऑपेक सरफेस है ना। जब भी किसी ऑपेक सरफेस पे कोई लाइट इंसिडेंट होती है और उसके साथ टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में रिटर्न कर जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो यहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहां पे जो लाइट होती है जिस मीडियम से आ रही है वापस उसी मीडियम में रिटर्न कर जाती है, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, बाउंस बैक कर जाता है, समझ गए। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन, अच्छा रिफ्लेक्शन की वजह से हमें जैसे मिरर में हम खुद को देख पाते हैं, है ना। और जितने भी टाइप के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर हो गए, स्फेरिकल मिरर हो गए, इन सब का फंक्शन, कैसे रे डायग्राम होते हैं, है ना, कैसे मिरर इमेज कैसे फॉर्मेशन होते हैं, रियल इमेज क्या है, ये सब इसमें आ रही है रिफ्लेक्शन में, इसके लॉ, इसके रूल, सब कुछ। रिफ्लेक्शन क्या होता है, दो अलग अलग मीडियम होता है, एज्यूम करो ये रियल मीडियम है और नीचे डेंसर मीडियम है। मतलब एज्यूम करो नीचे एक बाल्टी में आपने पानी लिया होगा, ये क्या है, एक बाल्टी है जिसमें पानी है, ठीक है, ये क्या है, पानी है। तो जब इस बाल्टी में आप एक पेंसिल या कोई स्टिक को डालोगे, है ना, मान लो इसमें कोई स्टिक डालो, मान लो ये स्टिक आपने ऐसे डाला, आपने ये स्टिक डाला, ठीक है। तो ये स्टिक आपको पानी के अंदर ना थोड़ा बेंड दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा क्यों, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से। तो अब होता क्या है, तो यहाँ पे दो कंसेप्ट होते हैं। अच्छा ये मैं फिर से क्वेश्चन कर रहा हूँ, है ना, मेरे को बताना कौन सा डायग्राम करेक्ट है। ये डायग्राम हुआ, दूसरा ये डायग्राम, मान लो स्टिक, तो डायग्राम ए या डायग्राम बी कौन सा करेक्ट है, स्टिक अंदर की तरफ मुड़ेगा या स्टिक बाहर की तरफ मुड़ेगा, ए ए बी ए, हाँ ए, ठीक, आंसर होगा ए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा है। जब भी लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जाता है तो वो अपने नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन। तो एज्यूम करो ये नॉर्मल लाइन है, एज्यूम करो ये नॉर्मल लाइन है, ये क्या है, नॉर्मल लाइन, ये नॉर्मल लाइन है एज्यूम करो। तो यहां देखो, देखो जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगा
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये जो एंगल होगा एंगल आई हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एंगल आर। लेकिन जब डेंसर से रेयर जाएगा तब वो अवे जाएगा, तो ये कंडीशन यहां के लिए गलत है, बट डेंसर से रेयर जाएगा तो वो अवे जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में एंगल आई ऑलवेज लेस देन एंगल आर होता है। तो इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहां कहां से एंगल आई एंगल आर आ गया, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर है। तो ये रिफ्लेक्शन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब क्रिटिकल एंगल के लिए आप सिंपली ऐसा समझो, ये मान लो एक मीडियम, क्रिटिकल एंगल हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में फॉर्म होगा। कंडीशन क्या है? डेंसर टू रेयर मीडियम, हो गया। तो अब होता क्या है, जब कोई रे, ये रे आ रही है इंसिडेंट रे, ठीक है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाता है तो वो अपने नॉर्मल से अवे भागता है, ठीक है। एज्यूम करो ये है नॉर्मल लाइन, ये क्या हो गया? नॉर्मल लाइन। ये इंसिडेंट रे हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, मान लो। तो नॉर्मल लाइन से हो ही गया। अच्छा, एक और चीज, अगर मैं, अब इधर ध्यान से देखो, अगर मैं इस इंसिडेंट रे को थोड़ा और, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और बड़ा कर दूं तो जब बड़ा करूंगा तो उस कंडीशन में लाइट कहां से एंटर करेगी? तो लाइट एज्यूम करो यहां से एंटर करेगी, यहां से की तो जाएगी कहां? यहां। सही बात है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज होगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा एक और कंडीशन है। अब मैंने इंसिडेंट रे यहां से लिया, थोड़ा सेम कलर हो गया, चेंज कलर हमारी उसका वो भी, हाँ। तो ये इंसिडेंट रे, अब रिफ्लेक्टेड रे और ज्यादा होगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ज्यादा होगा। तो एज्यूम करो एक ऐसा कंडीशन आ गया जहां पे वो रे दोनों मीडियम के ठीक बीच से पास कर रही है, यहां से, यानी दोनों मीडियम के बीच से, दोनों मीडियम की बाउंड्री को टच करते हुए सीधी निकल रही है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, जो रे है वो डेंसर और रेयर मीडियम की बाउंड्री को टच करते हुए सीधी निकल रही है। तो यहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? जो सुनो, हाँ नहीं, 90 होगा। एंगल किससे मेजर करते हैं? नॉर्मल से मेजर करते हैं ना बच्चों, नॉर्मल से मेजर करते हैं। तो नॉर्मल के कंपेयर में कितना एंगल होगा? यहां देखो 90 डिग्री। इसी एंगल को बोलते हैं, मतलब कौन सा एंगल? ये वाला एंगल है आपका क्रिटिकल एंगल। बोलो समझेगी? तो क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिस एंगल से लाइट एंटर करने के बाद, डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर करने के बाद जो रिफ्रैक्टेड रे हैं वो दोनों मीडियम, डेंसर और रेयर मीडियम की बाउंड्री को टच करते हुए सीधा निकल जाता है, जैसे यहां पे तुम लोग को दिख रहा है। तो ये क्या हो गया? समझ गए? ये तुम्हारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल का। ये क्या हुआ? क्रिटिकल एंगल हुआ। क्या हुआ? क्रिटिकल एंगल। कोई डाउट यहां पे? क्रिटिकल एंगल, ठीक। अब एंगल को हम और थोड़ा बढ़ाते हैं, एंगल को और थोड़ा बढ़ाएं। हाँ बोल बोल बोल। चलो अब यहां से एंटर करते हैं, यहां से। अब बोलो, एंगल को हमने और बढ़ाया तो अब क्या होगा? तो वापस से उसी मीडियम में रिटर्न आ जाएगा, वापस से उसी मीडियम में क्या आ जाएगा? रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। सेम कलर हो गया ना? सेम कलर हो गया, एक मिनट बस। अगर एंगल को और ज्यादा बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो
और ज्यादा होगा, यानी जो लाइट रेयर मीडियम से एंटर की थी वापस रेयर मीडियम में रिटर्न करेगी। तो ये वाली जो एंगल होगी, ये वाला एंगल, इस एंगल को बोलते हैं, मतलब इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसको? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। इसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। बोलो समझेंगे? ये क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। क्लियर है? डायमंड क्यों चमकता है? क्वेश्चन आता है। इस साइड में डायमंड और सारे हाँ, बिल्कुल। अलग अलग टाइप के surface है? सरफेस अलग अलग। बाहर अब हो गए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो सेकेंडरी मैटर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बात की बात है, उससे पहले होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वो चमकता है। किसकी वजह से? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अरे यार मैं रिफ्लेक्शन लिखा हूं ना, रिफ्लेक्शन की वजह से चमकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है? तो अब होता क्या है, एज्यूम करो ये डायमंड, ये डायमंड है, ठीक है? अब इस डायमंड में एज्यूम करो कोई लाइट एंटर कर रही है। अब नॉर्मली देखो डायमंड की जो कटिंग होती है ना वो बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत सेंसिटिव है। डायमंड मतलब एक पत्थर है, उसको डायमंड बनाते एक्सपर्ट है, जो डायमंड कटिंग के जो एक्सपर्ट होते हैं ना उन लोग बनाते हैं। इसके प्रॉपर कोर्स वगैरह भी होते हैं, है ना? सूरत वगैरह जाओ, है ना, बहुत अच्छा पैकेज है, ठीक है? तो डायमंड को कटिंग किया जाता है और डायमंड को इस तरह से कटिंग किया जाता है कि देखो पहले तो ये जान लो डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल है, डायमंड का क्रिटिकल एंगल कितना होता है? ये डायमंड है तो डायमंड का क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री, 24 डिग्री। तो डायमंड को इस तरह से कट किया जाता है कि जब लाइट उसके अंदर एंटर करता है तो अब देखो एज्यूम करो ये कितना हो गया? 24 डिग्री से ज्यादा एंगल पे एंटर कर रहा है। मान लो 24 डिग्री से ज्यादा एंगल पे एंटर कर रहा है, मान लो ये 26 डिग्री। तो उस कंडीशन में क्या ये रे डायमंड के अंदर एंटर करेगी कि वापस बाहर आ जाएगी? बिल्कुल बाहर वापस आ जाएगी। तो इसीलिए ये क्या हो जाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा लगता है कि वो चमक रहा है, उससे लाइट बाहर निकलती हुई दिखाई देती, तो हमें ऐसा लगता है जैसे डायमंड शाइन कर रहा है, ठीक है? तो यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से डायमंड, अब यहां पे मल्टीपल रे चारों तरफ से आते हैं, वो सब कहीं से भी ले आए, उसको कटिंग इस तरह से किया जाता है, कहीं से भी लाइट एंटर करेगी वो 24 डिग्री से ज्यादा एंगल पे एंटर करेगी, और 24 डिग्री से ज्यादा एंगल से एंटर करने से क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस वजह से डायमंड चमकता है। डाउट क्लियर है? Yes. कोई और समस्या यहां तक? सिलिंड्रिकल लेंस। अरे वो दूर की बात है, रुक जाइए। सिलिंड्रिकल लेंस, ठीक है? आगे बढ़े? हाँ, ये चीजें क्लियर है। अच्छा, टोटल इंटरनल एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन लास्ट हो गया। अब इसको आगे बढ़ते हैं। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं, एज्यूम करो ये क्या है? अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है ना? और ये अर्थ पे आपके घर वर हैं, ये आपका दरवाजा, ये खिड़की है ना, ऐसे ही घर बनता है ना। फिर ये पेड़ वेड़, ये हमारा आला, ठीक है? ठीक है नहीं? अब एज्यूम करो यहाँ पे कहीं बहुत दूर क्या है? उसके तारे, उसका प्यारा तारा है ना? अब हो क्या रहा है कि इस स्टार से लाइट आती है ना? तो सबसे पहले स्टार क्या होते हैं बताओ मेरे को? स्टार किसे बोलते हैं? जो अपना खुद का लाइट है, जिसकी अपनी खुद की, कोई भी ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जिसकी अपनी खुद की हीट और लाइट होती है, ठीक है? तो इसका अपना खुद का हीट और लाइट है, तो इससे क्या आ रहा है? लाइट्स आ रही है।
है ना। तो ये लाइट क्या एनी टाइम डायरेक्ट इसकी आंखों में गिर रहे हैं? आते तो हर जगह गिर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं आ रहा है, और भी जगह गिर रहे हैं, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, हर जगह। ठीक है, तो डायरेक्ट उसकी आंखों में आ रहा है क्या? हर टाइम मान लो वर्तमान में आ रहा है, तो उसे वो तारा दिखाई दिया, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स क्या क्या? अब जैसे डिस्टेंस, यहाँ बीच में ना एटमॉस्फेयर का, एयर का अलग अलग लेयर है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लेयर है एटमॉस्फेयर का, है ये क्या है? एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर है। अब अलग अलग लेयर का मतलब क्या? देखो एक चीज समझो, एयर अगर गर्म होगा तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी कि कम होगी? गलत, कम होगी। गर्म हवा हमेशा हल्का होता है, इसलिए वो ऊपर उठता है, और ठंडा हवा हमेशा भारी होता है, इसलिए वो नीचे आता है। इसलिए ठंड के महीने में ना आपको कुहासा जमीन के आसपास दिखता है। गर्मी में फॉग बनता है क्या? अगर मान लो गर्म हवा हैवी होती तो गर्मी में आपको सारा मान लो कुहासा नीचे दिखता, फॉग, जबकि दिखता कब है? ठंड में। क्यों? ठंडी हवा हैवी होती है। तो ऐसा समझो कि जो ठंडा एयर होगा वो कैसा होगा? डेंसर होगा, और जो गर्म हवा होगा वो क्या होगा? लाइटर होगा, रेयर होगा। मतलब ऊपर जो है वो रेयर मीडियम है, ऊपर जो है वो कौन सा है? रेयर मीडियम है, और नीचे जो है वो क्या है? डेंसर मीडियम है। बोलो समझेंगे? मतलब जमीन जो होता है वो थोड़ा ठंडा रहता है, तो जमीन के आसपास का लेयर रात को कैसा होगा? ठंडा। ठीक है ना। तो ये कंडीशन होता है। तो ये डेंसर है, वो रेयर है। क्लियर है? अब होता क्या है कि जब इस स्टार से लाइट आई, तो ये लाइट अब क्या हो रहा है? देखो यहां ध्यान से देखो, एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर बन रहे हैं, बहुत सारे लेयर बन रहे हैं। तो एक्चुअल ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर लेयर बना है नीचे डेंसर बना है, वो डिपेंड करता है एयर की डेंसिटी की। और एयर हमेशा मूव कर रहा है, तो कहीं ऊपर डेंसिटी ज्यादा है, डेंसर है, नीचे उसके रेयर है, उसके नीचे मान लो थोड़े डेंसर लेयर आ गए। तो ऐसे डिपेंड करता है, अलग अलग डेंसिटी के लेयर होते हैं, कहीं पे रेयर होगा, कहीं डेंसर होगा। तो ये डेंसिटी लगातार चेंज होती रहती है, हवाएं हमेशा मूव करती रहती है, डेंसिटी भी मूव होते रहता है, चेंज होते रहता है मतलब। तो ये लाइट जब एंटर करती है ना, इसकी वजह से ये मल्टीपल रिफ्रैक्शन होते हैं लाइट के। क्या हो रहा है? मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है। अब जो लाइट मान लो इधर जा रही है, वो रिफ्रैक्शन हो के कहां आ गया? इसकी आंखों में आ गया। अब इसको वो तारे कहां दिखेंगे? तो इसको वो तारा दिखेगा ठीक यहां, इस पॉइंट। क्योंकि हमें क्या लगता है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। सही बात है ना। अगर मान लो लाइट शुभम के चेहरे से मेरी आंखों में आ रहा है, इसका मतलब शुभम यहां बैठे हैं मेरे सामने, यही रियल है। लेकिन वहां से जो लाइट आ रही है वो तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से आ रही है। मान लो ये लाइट है, एक्चुअल पाथ ये ऐसा ऐसा करके यहां पे, तो इसके हिसाब से वो ऑब्जेक्ट यहां पे, बोलो समझेंगे? तो ये हुआ। लेकिन मान लो कुछ देर बाद, अब यही लाइट चेंज हुआ, रिफ्लेक्शन पूरा इस टाइप का हो गया, यहां आया। अब उसको, उसकी आंखों में लाइट आया क्या? उसको दिखेगा क्या स्टार? आर्यन नहीं दिखेगा भाई। एज्यूम करो मेरे आंखों में ठीक परफेक्ट लाइट आएगी तो मुझे दिख रही है, अगर दाएं बाएं आई तो नहीं दिखेगी। ठीक है। इसीलिए हमें अब जब ये दिखेगा तब लाइट ऐसा लगेगा बल्ब जल रहा है। जब कहीं साइड में रे गिरा तो वो बल्ब बुझ जाएगा, लाइट बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर हमारी आंखों में आएगा, फिर वो लाइट जल रही है, ग्लो कर रही है स्टार। फिर कुछ देर बाद फिर बंद, फिर चालू, फिर बंद, फिर चालू। और ये कंटिन्यू होने की वजह से हमें ये कैसा दिखता है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। इसी को बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ठीक है, समझा नहीं आ रही है? बचपन में लड़का खूब लर्न किया है ना, बस ज्ञान की प्राप्ति अभी नहीं समझ गया। ढंग से पढ़, मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। ठीक है, ये क्लियर है? मोक्ष है ना, मोक्ष की प्राप्ति होगी।
चलो आगे बढ़े। तो ये हो गया तुम लोग का ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अच्छा यहीं पे अर्लियर सनराइज और डिले सनराइज को भी सनसेट को भी समझ लो, है ना। तो यहां पे एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि अर्लियर सनराइज क्या है, मतलब क्यों होता है अर्लियर सनराइज। अब इसका मतलब क्या है अर्लियर सनराइज का, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये हमारा सन है, ठीक है, सुनो। अब मान लो यहां हमारा स्टार है, मतलब हमारा सन, यहां हमारा क्या है सन है। अब कायदे से देखो तो उसको दिखना चाहिए क्या, नहीं दिख रहा है। मान लो ये ब्लॉक हो रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या, नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि वो हॉरिजन से नीचे है। हॉरिजन समझते हो ना, हॉरिजन का मतलब होता है जैसे कई बार आप समंदर के किनारे खड़े होगे अर्ली मॉर्निंग, तो देखना ऐसा लगेगा ना जो सन निकल रहा है ना वो समंदर के अंदर से निकल रहा है, ऐसा लगता है ना। पुरी वगैरह गए होगे तुम लोग, वाइजैक गए होगे या कहीं भी समंदर किनारे गए होगे, तो वहां पे जब अर्ली मॉर्निंग जाते हो तो वहां पे ऐसा लगता है जैसे सन जो है वो समंदर के अंदर से निकल रहा है। और शाम को भी ऐसा लगता है, जब शाम को सनसेट होता है तो ऐसा लगता है समंदर के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग तो बच्चे जब थे ना तो यही लगता था कि सूर्य भगवान समंदर के अंदर से निकलते हैं और समंदर के अंदर वापस से डूब जाते हैं, ठीक है। तो ये इसको हॉरिजन समझते। अब मान लो अपना जो हीरो है शुभम, उसका ये हॉरिजन है, इसके नीचे अगर कुछ भी रहेगा तो उसे दिखाई नहीं देगा, इसके नीचे अगर कुछ भी रहेगा तो उसे दिखाई देगा क्या, नहीं। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, जो सन की लाइट है, अब जो लाइट यहां जा रही है, अब यहाँ पे तो एटमॉस्फेयर है चारों तरफ, है ना, अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, तो जो रे इधर जा रही है वो मल्टीपल रिफ्रैक्शन कर करके उसे कहां दिखेंगी, इसकी आंखों में दिखेंगी। देखो अच्छे से ऐसा समझ लो यार, ऐसे कुछ तो लोग पिक्चर बाद में दिखा दूंगा। तो यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं। अब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट कहाँ आ गई, उसकी आंखों में। तो हमारे शुभम को यही सन कहाँ दिखाई देगा, तो शुभम को यही सन दिखेगा यहाँ, क्योंकि लाइट एक्चुअल में सीधी जाती है शुभम के हिसाब से, तो शुभम के हिसाब से सन कहाँ है, यहाँ है। समझे शुभम, तो गलत फहमी मत रहे। तो ये एक्चुअल में एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है ना, रहता यहाँ है दिखता यहाँ है, ठीक है, समझे, कोई डाउट यहाँ, आगे बढ़े। ये अर्ली रेड क्यों दिखता है वो तो फिर आएंगे इसमें, फिलहाल में ये समझ रेड क्यों दिखता है, चलो ये भी बता दो लगे। यहाँ वेवलेंथ ज्यादा है बच्चा, तुम खुद सोचो जब सन यहां रहेगा तो लेस डिस्टेंस कहां ट्रैवल करना पड़ता है, यहां पे कि यहां पे, कहां, वहां, ये जल्दी बोल, हाँ ऊपर वाला। तो यहां है तो सबसे कम डिस्टेंस यहां ट्रैवल करना पड़ता है, इसलिए यहां पे जब आएगा तो सारे रेज एक साथ आएंगे तो व्हाइट रे हो जाएगा वो। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस कौन ट्रैवल करता है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, इसका वेवलेंथ ज्यादा है, इसलिए अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे तुम्हें आसमान लाल दिखाई देता है या ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। आजकल पिंक पर्पल में दिखाई देता है, बिल्कुल। तो या तो आपको रेड दिखेगा या ऑरेंज दिखेगा। हाँ बोल, आजकल पिंक पर्पल में दिखाई देता है। तो बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, है ना। तो रेड और ऑरेंज एग्जाम में यही पूछता है, पिंक पर्पल नहीं पूछता है ना। हालांकि लड़कियों को हर जगह पिंक ही दिखाई देता है। चलो ये समझ गए, हाँ क्लियर है। सनसेट भी इसी तरह का होगा, इसको उल्टा समझ लो। जब ये सन सूर्य धीरे धीरे ढल रहा है तो ये हॉरिजन के नीचे आ चुका है, बट फिर भी रिफ्लेक्शन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से शुभम को अपना सन यहाँ दिखेगा।
समझ गए? तो ये क्या हो गया, अर्ली सनराइज और डिले सनसेट। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये कहने के 2 लाइन का है लेकिन एक्चुअली ये कंसेप्ट है, आप इसको समझ लो। फिर जो भी आप लिखोगे एग्जाम में बस डायग्राम बना देना। मेरे से भी गंदा डायग्राम बनाओगे तो मार्क मिलेगा, है ना? हाँ, टीचर देखो, टीचर को क्या ना, टीचर ये नहीं देख रहा है कि आप कितने बड़े आर्टिस्ट हो। एग्जामिनर जो वहां बैठे हैं ना, वो उनको भी पता है कि भैया बच्चा 3 घंटे में क्या ही लिख लेगा। सबसे बड़ी बात है आप 3 घंटे में पेपर अटेंड कर ले रहे हो और हर चीज सही तरीके से कर ले रहे हो, सब चीजें लिख ले रहे हो। उसके बाद बोर्ड एग्जाम का प्रेशर अलग चलता है। घर वाले 2 महीने पहले से आपको अलग परेशान किए हुए हैं। बोर्ड एग्जाम 2 महीने अभी से शुरू कर देंगे, अरे तेरा बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो सबसे बड़ा प्रेशर तो घर वाले डाल के रखे हैं। हाँ, आप एग्जाम हॉल के लिए निकलते नहीं हो, बोर्ड एग्जाम में अच्छे से देना, तो वो प्रेशर अलग से रहता है। उसके बाद एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि सरदर्द और बढ़ जाता है, हवा नहीं लगता, वहां पे बाउंसर की तरह रहता है। अब उस कंडीशन में आप बचे हुए क्वेश्चन को अपने ब्रेन को शांत रख के, दिल की धड़कन को कंट्रोल करके, ऊपर से अगल बगल में आप देख लो तो बगल वाला मान लो बहुत तेज लिख रहा है, वो प्रेशर एक अलग बन जाता है। अच्छा, ये सबसे अगर आप फ्री होगे तो बगल में टीचर आके खड़े हो जाएगा। एग्जाम का जो टीचर्स रहते हैं देखने के लिए, वो आगे आपके बगल में खड़े हो गए, अब हाथ नहीं चल रहा है, अब आप सोच रहे हो सर आप जाओ तो मैं लिखूं। अब वो खड़े होकर मतलब लिटरली पढ़ने लगते हैं आंसर। मतलब वो टीचर अब अनजाने में हो या जानबूझ के कर रहे हो, लेकिन जब वो पढ़ने लगते हैं ना तो बच्चों का कॉन्फिडेंस वहां गिर जाता है। वो बच्चा कितना भी करेक्ट आंसर लिखे ना तो ऐसा लगता है ना टीचर पढ़ रहा है मतलब मैं गलत लिखा हूं। और इस बीच में अगर गलती से वो 1-2 बार देख लिए ना, आपको जो चीजें आपको याद थी ना वो खत्म हो गई। अब आप अगले 15 मिनट ये सोचोगे कि मैं जो आंसर लिखा हूं इसमें कमी कहाँ है, वो मेरे को देखेंगे। अब वो मान लो ये हो सकता है कि आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा हो, तब जाकर वो आपको देखे हो कि टैलेंटेड लड़का है, लेकिन आपके दिमाग देखो, हमारे मन में ना सबसे पहले नेगेटिविटी आती है, हम पहले नेगेटिव चीजें सोचते हैं। तो अब हम क्या देख रहे हैं, अरे मैं कहां गलती किया कि सर मेरे को ऐसे देख के चले गए। अब आप आगे का पेपर नहीं देख रहे, आप उसी क्वेश्चन में लगे हुए कि मैं इसको और क्या ठीक करूं। 15-20 मिनट निकल गया उस चक्कर में। किसी तरह से मन को शांत करके आगे बढ़े तो अब समय कम है तो आप फटाफट लिखोगे। कभी भी क्या करो ना, जो भी क्वेश्चन आप डायग्राम से समझा सकते हो, डायग्राम वहां जरूर डालो। इससे क्या होता है ना, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी देखता है ना तो 70-80% एग्जामिनर को ये अंदाजा मिल जाता है कि आपने आंसर में क्या लिखा है। ठीक है ना? तो कभी भी डायग्राम जरूर बनाओ। फिजिक्स में हुआ, बायो में हुआ, केमिस्ट्री में तो रिएक्शंस होते हैं, बट अगर डायग्राम आप डाल सकते हो, जैसे चैप्टर 3 हो गया, चैप्टर 2 में कुछ डायग्राम्स हैं, अगर आप डायग्राम डालते हो तो इस कंडीशन में क्या होता है ना, एग्जामिनर को ये अंदाजा मिल जाता है कि आपने लिखा क्या है। तो कई बार ये होता है ना, वो डायग्राम देख के कई बार और आपके आंसर्स को ऊपर देख के मार्किंग कर देते हैं, है ना। छोटी मोटी गलतियों को वो इग्नोर भी करते हैं, जैसे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कहीं कुछ वर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गया, हो सकता है आपका सेंटेंस मेकिंग बहुत खराब है, तो डायग्राम से भी इफेक्ट पड़ता है। उनको क्या चाहिए ना, बच्चा समझाए कि उन्हें ये चाहिए आंसर। आपको टॉपर बनना है तो उसके लिए अलग फिर मेथड है, उसको आपको हर चीजें अच्छी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क लाने हैं तो सामने वाले को ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि आप उसको समझे हो। और आजकल के जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना बोर्ड एग्जाम्स के, जैसे 5-6 साल पहले जो क्वेश्चंस बनते थे ना, वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब वो अर्ली सनराइज और डिले सनसेट को भी अलग तरीके से पूछेंगे, वो कोई और एग्जांपल लेकर पूछेंगे। मैं तुम्हें ये समझाया हूं ना, वो तुम्हें कुछ और पूछ लेंगे, समझे? तो इसीलिए क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करते रहो। अभी तो हम लोग समझो अक्टूबर तक खत्म कर लेंगे कोर्स, उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ हम लोग खाली क्वेश्चन, मतलब लगभग 60 to 70 पेपर्स तुम लोग अटेंड करोगे, मैथ के, साइंस के, एसएसटी के। डेली एक पेपर सॉल्व करोगे यहाँ बैठ के, यहाँ या घर में, यहाँ पे डिस्कस चलेगा, बहुत चीजें होंगी। मतलब तुम बहुत पेपर सॉल्व करने वाले हो, इतने पेपर सॉल्व करोगे कि ये समझो तुम्हारी आंखों के सामने से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, ये चीजें हो गई, आगे बढ़े। लास्ट आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बता दिया मैं, नहीं बताया। आसमान नीला क्यों दिखता है?
स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब क्या? आसमान नीला क्यों दिख रहा है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिख रहा है। ऐसा क्यों? डस्ट पार्टिकल्स का लेयर्स से स्कैटर। अब देखो होता क्या है, आसमान में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, ब्लू वेव ज्यादा और ये डस्ट पार्टिकल इतने हल्के होते हैं, ये डस्ट पार्टिकल इतने हल्के होते हैं कि वो आसमान में सर्कुलेट कर रहे होते हैं, आसमान में सर्कुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, एज्यूम करो कुछ सेकंड्स के लिए, दिन का टाइम है, दिन के 12 बजे हैं, ये सारा डस्ट पार्टिकल आके बैठ जाए अर्थ सरफेस पे, सारा डस्ट पार्टिकल, एक भी आसमान में ना, सारा डस्ट पार्टिकल आके जमीन पे बैठ जाए, आसमान का कलर क्या होगा? ब्लैक। ब्लैक। क्यों ब्लैक होगा? क्योंकि स्पेस का कलर दिखेगा ना। स्पेस का कलर क्यों दिखेगा? क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हुआ ही नहीं है। हाँ, एक्चुअल में सन से लाइट आ रही वो तो हमें दिखेगी, सन की लाइट आ रही है। मैं पूछा आसमान कैसा दिखेगा, तो जहां से सनलाइट आ रही है वहां से तो सन दिखेगा आपको, बाकी स्पेस कैसा दिखेगा? बाकी स्पेस आपको ब्लैक दिखेगा। जैसे आप मून का सीन याद करो, नील आर्मस्ट्रांग का हो गया, या कोई भी हॉलीवुड मूवी देखे होंगे, बॉलीवुड मूवी देखे होंगे, मंगलयान देखे होंगे, बहुत सारी मूवी है, तो उसमें स्पेस का जब सीन दिखाता है तो देखना, जब या मून का कोई सीन दिखाता है तो उस कंडीशन में मून के चारों तरफ पूरा ब्लैक होता है, स्पेस पूरा ब्लैक होता है, सन किसी एक तरफ रहता है। क्यों ऐसा होता है मून के चारों तरफ? क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। क्योंकि एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो डस्ट पार्टिकल ऊपर होगा क्या? इसलिए ब्लैक दिखता है, वहां स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती। अर्थ में होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर है, और ये जो डस्ट पार्टिकल होते हैं बहुत हल्के होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, तो इजीली एयर में सर्कुलेट कर रहे होते हैं, तो इनसे जब कोई लाइट आती है और इनसे टकराती है तो जो हाई वेवलेंथ की लाइट होती है वो इजीली क्रॉस कर जाती है ना, लेकिन जो लो वेवलेंथ की लाइट होती है ये इसकी वजह से स्कैटर हो जाती है, और इस स्कैटरिंग के दौरान हमें ब्लू कलर इजीली दिखाई देता है, बाकी कलर लगभग इनविजिबल हो जाते हैं हमारे लिए, है ना। तो हमें कौन सा कलर दिखाई देता है? ब्लू। और ये किसकी वजह से होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि इनका वेवलेंथ कम होता है और इजीली ये स्कैटर कर जाते हैं, इसलिए आसमान हमें नीला दिखाई देता है। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक। समंदर क्यों नीला दिखाई देता है? स्काई का रिफ्लेक्शन है, रमन इफेक्ट की वजह से। पढ़ के आना, रमन इफेक्ट हमारे बहुत महान साइंटिस्ट थे डॉक्टर सीवी रमन, है ना, डॉक्टर सीवी रमन। तो ये जो डॉक्टर सीवी रमन थे, इन्हीं डॉक्टर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट किया। उनकी जब आप लोग बायोग्राफी पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि रमन इफेक्ट क्या है, और इस रमन इफेक्ट की वजह से ही हमारा समंदर नीला दिखा। तो आज जाके पढ़ो, ठीक है, हम लोग और कभी डिस्कस करेंगे। ये हो गया स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट आता है टिंडल इफेक्ट, क्लास 9 में पढ़ चुके हो, है ना, वो हॉरर मूवी टाइप का, कि जंगल है, पेड़ पौधे हैं, है ना, वहां पे कहीं दूर से लाइट आता हुआ दिख रहा है, तो वहां पे क्या होता है ना, बहुत सारा ऑब्स्टेकल होता है। मान लो ये पेड़, ये दूसरा पेड़, ये दूसरा पेड़, ये तीसरा पेड़, ऐसे करके बहुत सारे पेड़ होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से जब लाइट आएंगे ना तो ऐसा लगता है लाइट फिल्टर होके आ रही है। लाइट क्या हो जाती है, जहां पे ऑपेक सरफेस है वहां तो लाइट रुक जाएंगी, बाकी साइड से जो लाइट आएंगी ना वो उसका पाथवे इजीली दिखता है, इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। जैसे मान लो अगर आप एक ग्लास पानी में आप कुछ मिट्टी डालो, अच्छे से मिट्टी समझ गया ना, बालू नहीं, बालू के नीचे बैठे, मिट्टी डालो और मिट्टी को अच्छे से ना घोल दो, तो इससे जो लाइट इसके अंदर एंटर करेगा ना, जितनी भी रेज एंटर करेगी उसमें से कुछ ही लाइट बाहर निकलेगी, है ना, कुछ ही रेज बाहर निकलेगी। तो इसकी वजह से हमें ये क्या दिखाई देगा, उस रेज का आता हुआ पूरा पाथवे दिखेगा, इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। समझ गए? ये क्लास 9 में ज्यादा डिटेल पढ़े हो। व्हाई द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू, ये पढ़ लिए। इसके बाद व्हाई सन अपीयर्स रेड एट सनराइज सनसेट पढ़ लिए। फिर डेंजर सिग्नल आर रेड इन कलर, ठीक है। तो ये समझो कि ये तुम्हारा चैप्टर 2 खत्म हो गया।
ठीक है, इसको अच्छे से आज स्टडी करो, है ना। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में और उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं फिर।